नमस्कार दोस्तों, आज का पॉडकास्ट स्किन से रिलेटेड होने वाला है, स्किन ट्रीटमेंट से रिलेटेड होने वाला है कि कैसे आप अपनी स्किन को अच्छा बना सकते हैं। स्किन और हेल्थ को हाइड्रेशन रखना है, दोनों का कैसे रखना है? बिल्कुल, दोनों तरीके वही हैं कि स्किन की हाइड्रेशन रखने के लिए एज वी से अंदर और बाहर दोनों से स्किन को हाइड्रेट करना है। अंदर से हाइड्रेट करना है पानी पी के और फ्रूट्स खा के, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पानी की एबिलिटी होती है। और बाहर से हाइड्रेट रखना है मॉइस्चराइजेशन लोशन लगा के। डेली स्किन रूटीन को कैसे हम फॉलो करें और क्या करें? डेली स्किन रूटीन, जो सुबह का स्किन रूटीन होता है, वो हमारा हमेशा क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग रहता है। और अगर हमें रिपेयर करनी है, कुछ भी एंटी एजिंग करना है, विटामिन सी लगाना है, वो रात का होता है। अगर आपको स्किन केयर करनी है, मार्केट गए, प्रोडक्ट उठा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, क्या करें? देखिए, प्रोडक्ट, पहली चीज तो ये है कि सर्दी गर्मी बरसात का प्रोडक्ट अलग होता है। गर्मी में आपको फोमी फेस वॉश चाहिए होता है, जेल बेस्ड आपको लोशन चाहिए होता है, एलो जेल लगा लीजिए। यही चीज अगर आप सर्दी में लगाने लगेंगे तो स्किन आपकी चिढ़ जाएगी, बिल्कुल मुसड़ जाएगी। तो वहां आपको क्लिंजर चाहिए होता है, वहां आपको लोशन चाहिए होता है, क्रीम चाहिए होती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शहला अग्रवाल। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, स्किन स्पेशलिस्ट, जनाब कॉस्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ। हजारों सवाल चारों तरफ यूनिवर्स में बिखरे पड़े हैं और हजारों जवाब आप तक आ रहे हैं, लेकिन सही क्या है और गलत क्या है, आज कोशिश यही करेंगे कि इसमें से सही को अलग करें और जो शुभा है, जो डाउट्स हैं, उनको थोड़ा सा क्लियर करें। मैंने बहुत बार ये सवाल जवाब किए, लेकिन हर बार सब अपने दिमाग को बंद करके अपने अकॉर्डिंग जवाब सुनना चाहते हैं। मैं जो आपको बताऊंगी वो टेक्निकली, साइंटिफिकली, लॉजिकली वो सही जवाब है। आप माने या ना माने, आपकी स्किन आपको दुआएं दे या आपको बद्दुआएं दे, ये आपके ऊपर है। सुनिए जरूर। तो चलिए शुरू करते हैं फेमस डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर शैला अग्रवाल से। मैम, कैसे स्किन को अच्छा रखा जाए? जी देखिए, सबसे पहली बात तो ये है, भावना के स्किन की बात क्यों कर रही हैं, क्यों शुरू किया आपने, लिवर, किडनी, लंग्स की बात क्यों नहीं की? स्किन जो है वो सिर्फ एक कवरिंग नहीं है, वो एक हमारा बहुत बड़ा ऑर्गन है। और खासकर हम जो हॉट ब्लडेड एनिमल्स हैं, जब 45 डिग्री होता है तब भी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है, जब 2 डिग्री होता है तब भी हमारा टेम्परेचर नॉर्मल रहता है। ये काम स्किन का है। तो अगर आप अपनी स्किन को हेल्प नहीं करेंगे, हेल्दी नहीं रखेंगे, तो कहीं ना कहीं समर विंटर सब आपको परेशान करेगा। और आजकल जो है हमारा जो शहरी जीवन है, कहीं ना कहीं हम उसमें स्किन के काम को बर्बाद ही कर रहे हैं, उसमें हेल्प नहीं कर रहे हैं। तो हमारा आज मौजू ये है कि स्किन करती क्या है और हम उसको हेल्प कैसे करें। बिल्कुल। तो मैम, जैसे कि समर सीजन शुरू हो गया है, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो स्किन है, खासकर मेरा जो ये चिक का हिस्सा है, ये काफ़ी पिंकिश हो जाए या अच्छा इसमें जो है नेचुरल कलर दिखने लगे। इसके लिए कुछ अलग से ऐड ऑन ना करना पड़े, उसका कोई तरीका है? देखिए, मेरे पास जब लोग आते हैं और वो ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं लगाते, हम उन्हें बिंदी काजल ब्रिगेड बोलते हैं, तो उसमें मेरा सवाल ये होता है कि क्यों नहीं लगाते? आप कोई कुटिया में तो किसी उसमें फॉरेस्ट में रह नहीं रहे हैं। जब आप शहर में रह रहे हैं, जब चारों तरफ पोल्यूशन है, जब आपके खाने पीने का कोई टाइम नहीं है और आप प्रिजर्वेटिव रिच फूड खा रहे हैं, तो आप अपनी स्किन का ध्यान कैसे नहीं रखेंगे? आपको उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। वो दिमाग से निकाल दीजिए, नेचुरल और बिना मेकअप। ये मेकअप नहीं है, ये एक कवरिंग है जो हम अपनी स्किन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं कि आसपास जितना भी पोल्यूटेंट है वो स्किन के अंदर ना जाए। दिक्कत क्या है? ठीक है, पिंकिश चीक चाहिए, पिगमेंटेशन नहीं चाहिए, पर हमें जो परेशानी है ना एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, और खासकर जो हम सिटी लाइफ में जो देखते हैं, क्योंकि हम एसी में भी बहुत बैठते हैं, वो है एजिंग। तो जो एजिंग जो है वो फास्टर हो जाती है। जो चीज पहले हमारी माओ को आपने देखा होगा, आप तो यंग है, आपकी माँ मेरी उम्र की है, उनकी स्किन अभी तक सही होगी, लेकिन आपको मेहनत करनी पड़ेगी जब आप उस उम्र पे पहुंचे वो स्किन रखने के लिए। मम्मी कहती है कि जब हम छोटे थे तो चेहरे पे मलाई लगा लेते थे, हमारा काम हो जाता था। क्योंकि उस जमाने में पोल्यूशन नहीं था, AQI नहीं देखते थे हम।
और अब तुम्हें कुछ भी दे दो चेहरे पे लगाने के लिए और तुम्हारा चेहरा कभी ठीक ही नहीं रहता। क्योंकि उनकी जो जिंदगी थी वो बड़ी डिसिप्लिन थी, दोपहर को कोई नहीं घूमता था, रिपोर्टिंग नहीं करते थे, धूप में जलते नहीं थे, और फिर उसके बाद सन एक्सपोजर जो होता है वो जिंदगी का क्यूमुलेटिव होता है। क्यूमुलेटिव मतलब आपकी बॉडी आपने कितना उस पर दुष्प्रभाव डाला है वो याद रखती है। तो ऐसा नहीं है कि अब आपका जॉब चेंज हो गया, अब आप कमरे में बैठे हैं तो वो जो पुराने इफेक्ट थे वो कहीं गायब हो जाएंगे, नहीं, वो अभी भी काउंट हो रहे हैं। तो इसलिए जो भी करें और अपने बच्चों के लिए जो भी करें, क्योंकि ये सोचिए कि उनका भी तो काउंटर जारी हो चुका है, तो वो जिस तरह से आज एक्सपोजर हो रहा है वो जिंदगी में कहाँ जाएंगे वो उनके लिए भी बहुत जरूरी है। मैम ये कैसे पहचाने कि आपकी स्किन ऑयली है या ड्राई है? मैं आपको एक चीज इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दे देती हूँ, क्योंकि नेचुरल तरीके से चलेंगे तो अच्छा रहेगा। और थोड़ा सा माइक नजदीक कर लीजिए ताकि आपके जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं वो अच्छे से सुन पाए। मैम मेरे को हाथ हिलाने की ज्यादा आदत है तो जगह चाहिए। कोई नहीं। मैम जैसे कि हम ड्राई स्किन की अगर बात करें तो हम लोग ऐसे पहचानते हैं कि सर्दी आ गई, स्किन जो है वो ड्राई हो रही है, यानी कि हमारी स्किन ड्राई होगी, ठीक है। ऑयली स्किन हम ऐसे पहचानते हैं कि चेहरे पे पिंपल हो गए, दैट मींस स्किन ऑयली है। आप बताइए, आप डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, कई बार लोग आके मेरे पास बैठते हैं और बोलते हैं मैम बताइए हमारी स्किन कैसी है। भाई मैं कैसे बताऊं, तुम 2 मिनट पहले तो मेरे आगे आके बैठे हो। तो मेरे सवाल यही होते हैं कि क्या जब गर्मी होती है तब आपकी ज्यादा पसीना रहता है या आपको एक्ने, यही सवाल है जो आपने किया, उसी से ही हम जो है ये डिसाइड करते हैं कि ऑयली की तरफ जा रही है, नॉर्मल की तरफ है या ड्राई की तरफ है। दिक्कत क्या है कि स्किन का टेक्सचर चेंज होता है। तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि अगर मेरी ऑयली थी, मैं जब टीनेज था तो मेरी स्किन ऑयली थी तो जिंदगी भर वो ऑयली लेके चलेंगे, ऐसा नहीं होता है। स्किन का टेक्सचर चेंज होता है हर डिकेड पे। जो स्किन आपकी 20 पे थी वो 30 पे नहीं होगी, फिर वो 40 पे नहीं होगी, फिर वो 50 पे नहीं होगी। तो आपको डिकेड वाइज अपनी स्किन को बैठ के एनालाइज करना पड़ेगा। ऑयली, ड्राई, नॉर्मल, उसके साथ साथ द मोस्ट कॉमन इज कॉम्बिनेशन स्किन। कॉम्बिनेशन का मतलब है कि टी जोन सबको पता है कि टी जोन ऑयली है तो ये ओ जोन बोला जाता है, ये ड्राई है, तो ये आपकी कॉम्बिनेशन होगी। लेकिन आजकल जो टाइप ऑफ स्किन हम देख रहे हैं, सेंसिटिव एंड सुपर सेंसिटिव स्किन, क्योंकि लोग इतने प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इतनी ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं कि वो ऑयली, नॉर्मल, ड्राई तो भूल जाइए। सेंसिटिव स्किन का एक टाइप हो गया है कि उसमें अगर आप बाहर गए, जरा सा पसीना आया तो स्किन जलने लगी, किचन में जाके गैस के आगे खड़े हुए तो लाल हो गए, स्किन जलने लगी। तो यहाँ पर आपको जरूरत है ये जानने की कि कहीं आप अपनी स्किन पे सेंसिटिविटी तो नहीं बढ़ा रहे हैं। मतलब खूब सारा एक्सपेरिमेंट तो नहीं करके आपने जो है इस्तेमाल कर लिया। वो एक ना आता था ना ऐड कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। अब मुझे लग रहा है स्किन के मैटर में भी हम लोग वही कर रहे हैं। अब जो है पहले इस्तेमाल करें नहीं, पहले खरीदें फिर सोचें। तो लोगों की ड्रॉर्स भरी हुई हैं और जब मेरे पास आते हैं तो मेरा सवाल ये होता है कि आप क्या क्या करते हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि आज आप मेरे पास आए तो आज ही आप कुछ करना शुरू करेंगे। जाहिर बात है हम सब अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं और करना जरूरी है। भाई सुबह आप नायासिनामाइड लगा रहे हैं, फिर आप रेटिनॉल लगा रहे हैं, फिर आप हाइलुरोनिक लगा रहे हैं, फिर आप विटामिन सी लगा रहे हैं, आप सारी चीज़ें दिन भर लगा रहे हैं। उस स्किन को ये नहीं समझ आ रहा कि वो करे क्या। ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं इनकी एक अलग तासीर होती है और तासीर जो है उसी तरह आपको पता होना चाहिए कि गर्मी की क्या तासीर है और सर्दी की क्या तासीर है। हमारे पॉडकास्ट का मेन एम ये है कि आपको पता हो कि कौन से प्रोडक्ट्स आपको कब इस्तेमाल करने हैं और क्या कॉम्बिनेशन आपके लिए रहेगा। आप अपनी एज के हिसाब से क्या चीज़ चुन सकते हैं। मेरी सलाह ये रहती है कि हमेशा एक डर्मेटोलॉजिस्ट, मैं वो नहीं बोल रही कि क्लिनिक में चले जाइए और हज़ारों रुपए दे के आ जाइए और 25 फेशियल बुक करके चले आइए, नहीं, एक कंसल्ट कीजिए। और डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट सर्दी, गर्मी, बरसात, ये मेरा बड़ा फेवरेट डायलॉग है कि 3 सीजन में अगर आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं वो आपका रूटीन सेट कर देगा आपकी स्किन के हिसाब से। फिर आप उसको रेगुलर फॉलो करते रहिए। 10 साल बाद फिर जाइए, क्योंकि मैंने कहा कि 10 साल बाद आपकी स्किन फिर पलटा खाएगी। तो कहीं ना कहीं प्रोफेशनल हेल्प आज के ज़माने में अवेलेबल है, उसे लीजिए पर मिसयूज मत कीजिए।
मतलब आप ये कह रहे हैं कि हर 10 साल में हमारी स्किन का जो मतलब स्किन है वो बदल जाती है, मतलब लाइक कभी ऑयली भी हो सकती है, कभी ड्राई भी हो सकती है, कभी सेंसिटिव भी हो सकती है, कभी ओवर सेंसिटिव भी हो जी, सकती है। ज्यादातर जो है ऑयली स्किन धीरे धीरे हम सबकी ड्राई होनी है, चाहे आपकी स्किन ऑयली थी या नॉर्मल थी या ड्राई थी, विद एज वी ऑल आर गोइंग टू ड्राई अप। उसमें अगर आपको हाइपरथायराइडिज्म हो गया या आपने कुछ मेडिसिन ली जिससे आपका स्किन, आजकल जो है एंटी कोलेस्ट्रॉल मेडिसिन बहुत लोग लेते हैं, तो एंटी कोलेस्ट्रॉल जो मेडिसिन होती है, ये मैं 40+ 50+ वाले लोगों की बात कर रही हूँ, बिना जाने डॉक्टर ने लिख दिया, आसपास कुछ देखा नहीं और दवा शुरू कर दी, वो स्किन को बिल्कुल ड्राई कर देती है, लिटरली आपके फ्लेक्स उतरने लगते हैं। तो अगर आपको ये सब चीजें लग रही हैं कि कुछ चेंज कुछ ज्यादा अक्यूटली आ रहा है, तो डॉक्टर से पूछिए कि कौन सी दवा है, उसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं। और आजकल तो गूगल माता सब कुछ बता रही है, तो एक बार देख लीजिए। दिक्कत क्या हो गई है कि क्या ढूंढना है, क्या सर्च करना है, ये नहीं पता, तो एक सिम्टम डाला और उसको सर्च करना शुरू कर दिया, वो सिम्टम आपको हर चीज को कैंसर लेके जा रहा है। तो ऐसा नहीं है कि पिगमेंटेशन हुई तो कैंसर हो गया, ऑयली से ड्राई हुई तो कैंसर हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या आप अगर कुछ दवा ले रहे हैं तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनके आपस में क्या कॉम्बोज होते हैं, ये जरूर देखना चाहिए। मैम यानी कि आप ये कह रही हैं कि एक तो स्किन आपकी हर 10 साल में चेंज होगी, बिल्कुल, तो कोई भी क्रीम लगाने से पहले 10 बार सोचे। बिल्कुल बिल्कुल। और अधिकतर जैसे कि हमारी एज की जो लड़कियां होती हैं, उनकी एक मतलब एक फेवरेट आदत होती है या फिर जरूरत भी होती है, क्योंकि पॉल्यूशन की, क्योंकि आपने जिक्र किया, तो क्लीन अप तो चाहिए बिल्कुल। और वो जाके पार्लर में ही होता है। तो पार्लर में सजेशन मिल जाते हैं, फ्रूट क्रीम करवा लीजिए और पता नहीं और कई टाइप्स, सारे टाइप्स हैं जो बोला जाता है करवाना चाहिए। तो क्या सही रहता है जी? क्लीन अप, जैसे मैंने हमेशा बोला कि जो हम सिटी लाइफ जो जी रहे हैं, तो क्लीन अप की जरूरत है, लेकिन क्लीन अप की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए वो बहुत जरूरी है। आपकी स्किन जो है उसमें लेयर्स होती हैं, वो बेसल लेयर से टॉप लेयर तक 30 दिन में ऊपर से नीचे से ऊपर आती है और ऊपर से फ्लेक ऑफ हो जाती है। यही जो डेड लेयर ऑफ स्किन है, यही अगर आप इसको साफ नहीं करेंगे तो जो डल स्किन की कहानी बहुत लोगों को होती है या ओपन पोर्स की कहानी होती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि आपकी स्किन के पोर्स खुल गए हैं, वो बंद नहीं हो पा रहे हैं। यहाँ पर क्लीन अप की जरूरत है, लेकिन क्लीन अप वंस अ मंथ से ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। वही चीज जब आप 20s में हैं, अर्ली 25 तक है, तब आपको सिर्फ एक क्लिनजिंग की जरूरत है, जो पोल्यूशन है उसको हटाने की जरूरत है। अगर करना हो तो कैसे करें मैम? घर में करना है तो सबसे अच्छी चीज है कि आप पहले तो क्लेंजर होना चाहिए, क्लेंजर के बाद टोनर होना चाहिए। टोनर में रोज वाटर सबसे अच्छा टोनर आता है, और हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक स्प्रे बॉटल में रोज वाटर को रखिए, नॉर्मल जो आपका गुलाब जल मिलता है फ्रिज में रखिए, जब आपने मुंह धोया उसके बाद स्प्रे कर लीजिए। फेस वॉश पे हम एक लंबी ताकीद करेंगे, बिकॉज फेस वॉश मैं चाहती हूँ कि आप स्पेसिफिक ले, फेस वॉश का ऑप्शन नहीं है होम रेमेडी में, लेकिन आप टोनर लगाइए। उसके बाद अगर ड्राई स्किन है या गर्मी है तो आप खीरे का जूस थोड़ा सा निकाल के खीरे को कद्दूकस कीजिए और जूस को लगाइए, 10 मिनट लगा के रखिए, फिर उसको धो दीजिए। ये आपके ऑयल को सोख लेगा। मुल्तानी मिट्टी ऑयल के लिए होती है। यहाँ आपकी अगर ड्राई स्किन है तब आपको यहाँ पर हनी की जरूरत होती है। मेरा कहना यह है कि अपनी स्किन के हिसाब से चीजें ढूंढी, अंधाधुंध एक ट्रेंड चल रहा है कि आइस वाटर में मुंह दे के बैठना है, तो वो हर आदमी कर रहा है। अगर आपकी स्किन ड्राई, मैम जो बड़े बड़े सेलेब है उनका मैंने भी वीडियो देखा है, लिटरली एक बॉल होता है ठंडे चिल्ड पानी का, बर्फ होती है, आइस होता है और चेहरा लिटरली ऐसे डाला जाता है। आप कह रही है वो सही नहीं है? मैं कह रही हूँ कि वो सही नहीं है, और मुझे लगता है ये जो सेलेब करते हैं ये सिर्फ रील बनाने के लिए करते हैं, क्योंकि अगर वो रेगुलरली कर रहे होते तो अब तक इनकी स्किन पे बहुत ड्राई और पास्ट लेयर्स हो जाते। मैम अब आपने इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर ही दिया, तो एक्सप्लेन कर दीजिए कि इससे क्या नुकसान है। देखिए, हम भी आइसिंग बोलते हैं, खासकर जिन लोगों को बहुत ज्यादा पसीना आता है तो पसीना रोकने के लिए हम आइस बोलते हैं। उसको ये बोलते हैं कि आप मुंह धोइए, फ्रिज से एक आइस क्यूब निकालिए और उसको स्किन पे इस तरह लगाइए और उसके बाद डैप ड्राई कर लीजिए, तौलिए से डैप ड्राई कर लीजिए। तो आइस ने क्या किया कि आपके पोर्स बंद कर दिए, और उसके बाद आपने डैप ड्राई किया तो आप ऊपर एक कॉम्पैक्ट लगाएंगे, कुछ भी लगाएंगे तो पसीने में नहीं बहेगा।
जो आप चिल्ड वाटर में मुंह दे के 2 से 5 मिनट बैठ रहे हैं, देखिए किसी भी चीज की ग्रोथ, हम ये बोलते हैं कि आप मसाज कराने जा रहे हैं, मसाज में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन बढ़ रही है, लेकिन यहाँ तो आप ठंडे पानी में डाल के वासो कंस्ट्रिक्शन, ब्लड सर्कुलेशन को कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो स्किन टाइट तो फील होती है, जब आप वो हटा के हटते हैं तो यू फील वेरी गुड कि अरे स्किन बड़ी टाइट हो गई, बड़ा फ्रेश फील हो रहा है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में आपकी स्किन की सेंसिटिविटी बढ़ाता जा रहा है। शायद आपको आज नहीं समझ आ रहा है और ये ट्रेंड भी निकल जाएगा, 2 साल बाद किसी को ये याद भी नहीं रहेगा, पर वो जो नुकसान उसने कर दिया वो आपको याद रहेगा। मैम स्किन सेंसिटिव हो जाती है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है। स्मॉल ब्लड वेसल्स, जिनकी थिन स्किन है वो लिटरली उन्हें छोटी छोटी ब्लड वेसल्स नजर आने लगती हैं। जिनकी थिक स्किन है उनको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन वो अगर इसके साथ आजकल तो फिर आप रेटिनॉल यूज कर रहे हैं, हाइलोरॉनिक यूज कर रहे हैं, विटामिन ए यूज कर रहे हैं, तो वो और ज्यादा इरिटेट करती है। मैंने एक नया ट्रेंड देखा आजकल में कि अब आइसिंग की जगह आइसिंग पैक आ गया है, वो जो है, तो अगर आप नॉर्मल आइस करके एक मुल्तानी मिट्टी या नॉर्मल सा फ्रूट पैक भी लगा लेंगे तो वो वही काम करेगा। अति नहीं चाहिए किसी भी चीज। मतलब उसकी जगह में क्या करना चाहिए, विकल्प क्या है हमारे पास? आप नॉर्मल आइस लगाइए, जैसे मैंने मुंह धोइए, मुंह के बाद आइस क्यूब को डायरेक्टली स्किन के ऊपर लगाइए, उसके बाद डैब ड्राई कीजिए और फिर एक पैक लगा लीजिए। पैक वो मुल्तानी मिट्टी पैक हो सकता है, वो फ्रूट पैक हो सकता है, जैसे संतरे का पैक है, उसके आप अंदर से पल्प निकाल के उसको मैश करके लगाएंगे तो उसमें वही है ना, लैक्टिक एसिड। नेचुरल की तरफ जाइए, नेचुरल की तरफ जाइए। पर नेचुरल जो काम करता है ना वो यूथ पे काम करता है। अगर आप 35 तक हैं तब तो चलेगा, अब आप 55 साल के 50 साल के हो गए, मीनोपॉज भी हो गया, पिगमेंटेशन बतेरी हो रही है, और अब आप सोचेंगे खाली एक संतरे के पैक से या नींबू से काम चल जाएगा, तो नहीं चलेगा। लेकिन 35 वालों तक ये असर करेगा। एज जो है इस यूथ जो है वो सबसे बड़ी एलिक्सर है। जब यूथ जो है 35 तक, हम ये मानते हैं कि स्किन की टर्नओवर और स्किन का जो रिपेयर है वो अपने आप होता रहता है। जो भी स्किन में कमी होती है वो रिपेयर होती चली जाती है। जब हम पोस्ट 35 होते हैं तो ये रिपेयर की जो स्पीड है ये थोड़ी सी कम हो जाती है, तो यहाँ पर हमें उसको थोड़ा सा हेल्प करना पड़ेगा। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि प्री 35 अगर आप कोई नाइट क्रीम लगा रहे हैं तो सिर्फ एक मॉइस्चराइजर लगाइए ताकि वो आपकी स्किन को हेल्दी रखे। लेकिन पोस्ट 35 अगर आप लगा रहे हैं तो अब आप एंटी एजिंग की तरफ आ जाइए। जब आप पोस्ट 40 पहुंच गए हैं तब आपको रेटिनॉल जैसी चीजें या एंटी एजिंग क्रीम्स चाहिए ताकि वो रिपेयर फास्टर हो। आपकी अपनी बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाती है, तो आपको हेल्प करना है। अगर आप 20 साल के हैं और आप एंटी एजिंग कर रहे हैं तो आप क्या चाहते हैं, कहाँ पहुंचना चाहते हैं? 20 साल के आदमी को एंटी एजिंग की जरूरत नहीं है। मतलब 20 की उम्र में 40 वाली सिचुएशन आ सकती है। आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। 20 की उम्र में शायद 40 की ना आए, लेकिन 40 में 40 भी ना रहे, वो ज्यादा लगने लगे, वो ज्यादा चांसेस है। मतलब आप कह रहे हैं कि इसमें जितना एक्सपेरिमेंट होगा उसका परिणाम बाद में, कुछ समय के बाद। देखिए, मैं कई बार बोलती हूँ कि मैं तो शायद रहूं ना रहूं, पर मैं देखना चाहती हूँ आज की जनरेशन को 10 साल बाद जो इतनी चीजें थोप रहे हैं कि इन पे होगा क्या। तो थोड़ा सा हाथ रोक के स्किन पे इतना अत्याचार ना कीजिए। आज तक जो है ऐसा नहीं था कि हम बिना किसी चीज़ के जी रहे थे। मुझे डर्मेटोलॉजी में 25 साल हो गए, तो ये पिछले 2-3 साल से ही मैंने ये ट्रेंड देखा है कि बस अंधाधुंध लगाए चले जाओ। वो जब से वो मार्केटिंग का खपत चढ़ा है, जैसे आपने बोला कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, यहाँ पर पहले खरीद के डाल दो दराज में, फिर सोचेंगे क्या करना है उसका। तो एक्सपेरिमेंट ज्यादा मत कीजिए। आपकी स्किन है, आपके साथ रहेगी जब तक आप इस दुनिया में हैं तब तक रहेगी, और जब वो आपको इरिटेट करेगी तब आपको ये याद भी नहीं होगा कि आपने ये आइस डंक किया था या आपने 10 चीजें लगाई थी। तो थोड़ा सा हाथ रोक के लॉजिकली काम कीजिए। मैम, हम अपने घर में अपने पेरेंट्स से भी सुनते हैं कि आधे से ज़्यादा चेहरे पे अगर बीमारियां नजर आए, पिंपल्स नजर आए या पिगमेंटेशन या एजिंग वगैरह की फीलिंग आए, तो कहीं ना कहीं कारण सबसे ज़्यादा आपका पेट होता है। आपका पेट क्लीन होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आजकल जिस तरीके का माहौल है, पोल्यूशन है, तो पेट की तासीर का गर्म होना लाजमी सी बात है। देखिए आजकल जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं, कोलेजन खाने का एक बहुत बड़ा चलन चला हुआ है, ग्लूटाथायोन चला हुआ है, और आजकल तो ये हालत है कि अपने आप ही खरीद के सब कुछ ऑनलाइन मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा तो बाहर से मंगवा के खा रहे हैं। हर चीज़ की एक तासीर कही जाती है, ठंडी तासीर और गर्म तासीर।
तो ठंडी और गर्म तासीर का मतलब क्या है? ये हाई ग्लाइसेमिक और लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है। उस फूड को एब्जॉर्ब होने में बॉडी को कितनी एनर्जी लगती है उस हिसाब से उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स तय किया जाता है। गर्मी में जब आपकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है, इतना पसीना आ रहा है, 45 डिग्री में आपको पसीना बह बह के आपके बॉडी को टेम्परेचर कंट्रोल करना है, उसके साथ आप एक इंग्रेडिएंट और डाल दीजिए कि अब आपने कोलेजन खाना शुरू कर दिया, उसको भी डाइजेस्ट करें, तो होगा क्या? ना वो इधर डाइजेस्ट होगा ना वो उधर डाइजेस्ट होगा, कहीं ना कहीं वो एक्सेस ऑयल, एक्सेस इरिटेशन, कुछ ना कुछ होगा। इसीलिए सीजनल हिसाब से, सीजन के हिसाब से, जैसे हम सब्जियां और फल सीजन के हिसाब से खाते हैं ना, तो उसी तरह दवाएं या सप्लीमेंट्स भी सीजन के हिसाब से खाना चाहिए। तो थोड़ा सा रिसर्च करके और तब डिसाइड कीजिए कि क्या खाना है। मैम आप डर्मेटोलॉजिस्ट है, 2 दशक से ऊपर का समय हो गया, आपसे पूछ लेती हूँ, स्किन को मुझे हेल्दी रखना है, आपने कहा खाना बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मुझे बताइए, मुझे मॉर्निंग से लेकर अगर इवनिंग तक की एक डाइट रखनी है, एक नॉर्मल डाइट जिसमें सभी टाइप की स्किन आती हो, वो क्या बेस्ट रहेगी? क्योंकि आपने कहा स्किन तो बची नहीं, अब तो सेंसिटिव और ओवर सेंसिटिव हो गई है, तो बताइए। बिल्कुल। देखिए, बात यह है कि जो हम खा रहे हैं आजकल उसमें भी कहीं ना कहीं प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज्यादा है। अगर एक जमाना था, हमने कभी वीट सेंसिटिविटी हिंदुस्तानियों में सुनी नहीं थी, हम तो रोटी वाले लोग हैं, लेकिन आज आपको ग्लूटेन सेंसिटिविटी, सीलियाक डिजीज इतनी क्यों नजर आती है? बिकॉज जो वीट है वो भी मॉडिफाइड है, तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी बढ़ रही है। तो आपको क्या करना है? पहली बात, 8 से 10 ग्लास पानी, उससे ज्यादा नहीं चाहिए। उससे ज्यादा अगर पिएंगे तो कहीं ना कहीं वो किडनीज को स्ट्रेस करेगा। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और ऑयल्स का बहुत अच्छा आपको एक मिश्रण रखना है। 20% प्रोटीन्स, 20% आपके ऑयल्स एंड 80% 60% आपके कार्बोहाइड्रेट्स होना बहुत जरूरी है। इसको आप डिवाइड करके खाएंगे। मिल्क जो है वो बहुत ज्यादा एक्नोजेनिक होता है। एक्नोजेनिक का मतलब है कि मिल्क के अंदर जो वे प्रोटीन है, अब वे प्रोटीन खाली मिल्क में नहीं है, प्रोटीन शेक्स और प्रोटीन सप्लीमेंट्स में भी है। तो अगर आप वे प्रोटीन का कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके सिबेशियस ग्लैंड, जो ग्लैंड्स फेस पे, वी ऑफ द चेस्ट, अपर आर्म, बैक पे होते हैं, जो एक्ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उनको स्टिमुलेट करता है। इसीलिए आजकल अडल्ट एक्ने बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो प्रोटीन से दूर रहिए। यहां पर आपको दूसरी चीज, जो हाई ग्लाइसेमिक, लो ग्लाइसेमिक बोला है, जो चीनी वाली चीजें हैं उसको अपनी उसमें जो पीने की चीज है उसमें शुमार नहीं कीजिए। ऐसा नहीं है कि अगर आप कोक या शरबत पी रहे हैं तो वो आपने उसको 8-10 ग्लास पानी में गिन लिया। तो उससे बेहतर ये है कि देखिए, कॉमन सेंस की बातें हैं। आप अगर नारियल पानी पिएंगे, आप अगर नमकीन नींबू पानी पिएंगे, जो ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, जिससे बनाया जाता है, तो वो आपकी जो स्किन का, जो बॉडी का जो नॉर्मल मिलियू है, pH जिसे बोला जाता है, उसको नॉर्मल रखेगा। आजकल मैं ये लफ्ज बोल सकती हूँ बिकॉज सबने सुना हुआ है pH कुछ होता है, पता है या नहीं है, पर ये है कि होता है। तो हमारी बॉडी का नॉर्मल pH जो है वो हमें हल्का सा मिडिल में रखना है, ना एसिडिक करना है ना बेसिक करना है। उसके अलावा जो एक चीज है, माएँ हमेशा आके कहती हैं कि बच्चे बाहर के बहुत खाते हैं। देखिए, पहली बात, जो हम जब बात कर रहे थे तब हमने की, जो आप खाते हैं वो शायद चेहरे से नहीं निकलता। ऐसा नहीं है कि आपने मोमोज खाए तो कल आपको 4 दाने हो जाएंगे। मैंने तो सुना है कि आप ऑयली खा लीजिए तो चेहरे पे पिंपल हो जाता है, ये तो बहुत कॉमन लाइन है। बोल रही हूँ कि जो खाते हैं वही ऑयल यहाँ से ट्रांसपोर्ट होकर यहाँ नहीं निकलता। वो जो आपके ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर देती हैं चीजें, उसमें जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, जो MSG है, वो इरिटेट कर रहा है। वो बेचारा, ठीक है, मैदा वैसे ही खराब है, वो अलग बात है, पर वो मैदा डायरेक्टली जाके एक्ने कर रहा है, ऐसा नहीं। इसका सोल्यूशन जो मैंने ढूंढा, मैंने अपने न्यूट्रिशनिस्ट फ्रेंड से भी बात की, बिकॉज आज का जमाना वही है। आप सब कुछ करते हुए शाम को जो 5 बजे का आपका स्नैक होता है उसको रॉ लेना शुरू कर दें। रॉ का मतलब है फ्रूट्स। तो आप रोज अगर 1 कटोरी 100 ग्राम फ्रूट को कंज्यूम कर रहे हैं तो उसमें आप, क्योंकि वो पका हुआ नहीं है और क्योंकि उसमें कोई होपफुली प्रिजर्वेटिव नहीं है, तो जब आप उसे खाते हैं, और सीजनल खाइए, अभी खरबूजा तरबूजा है, कभी कभी आम भी खा सकते हैं, फिर जब सर्दी आएगी तो आप संतरा खाइए, आप सेब खाइए, तो वो आपके जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होता है? जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, जो हमारी बॉडी को बहुत ज्यादा जरूरत है, और जो ये पकने पकाने के चक्कर में सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। अब कहने को आप पालक खा रहे हैं, पर पालक, अगर आप पालक पनीर बना के खा रहे हैं तो उसमें तो आयरन कहीं आ नहीं रहा ना। तो
एक हेल्पिंग ये माओ के लिए भी है, ये यंगस्टर्स के लिए भी है, और जो हॉस्टल में रहते हैं इतना तो आप कर ही सकते हैं, कुछ नहीं खा सकते 2 केले खा लीजिए। शाम को 5 बजे एक बिना पका हुआ रॉ मील 100 ग्राम आपको खाना है और 8 से 10 ग्लास पानी पीना है। उसके अलावा रोटी चावल अपने आप अपनी जरूरत पूरी कर लेगा। मैं आसान रास्ता बता रही हूँ पर जरूरी रास्ता बता रही हूँ। मतलब स्किन आपकी 100% अच्छी हो सकती है अगर आप शाम के 5 बजते ही जो है 1 कटोरी फल खा ले। और वैसे भी किसी ने कहा है कि भैया सैलेड खा लो, फ्रूट्स खा लो, डाइटिंग का भी एक हिस्सा होता है, इसी बहाने वजन भी कम हो जाएगा। जिनका है उनके लिए कह रहे हैं, और जिनका नहीं है वो खाएंगे तो और हेल्दी हो जाएंगे। ये हेल्थ के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट, माइक्रो का मतलब है बहुत छोटा, माइक्रो न्यूट्रिएंट की जो जरूरत है वो बॉडी में बहुत जरूरी है, लेकिन वो माइक्रो न्यूट्रिएंट बेचारा खाने में भी माइक्रो क्वांटिटी में। पानी के ऊपर आपसे एक सवाल पूछ लूं? बिल्कुल पूछिए। मैंने बहुत सारे जिम की वीडियो जो है देखी है। मेरे जो दोस्त अभी आपका पॉडकास्ट देख रहे हैं ना, वो भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उन्होंने भी देखी होगी कि कम से कम ऐसा कहा जाता है कि 5 लीटर पानी पी लीजिए, इतना लीटर पानी पी लीजिए। और आप कह रही है कि बस 5-10 गिलास में निपट जाइए। देखिए पानी क्या होगा, क्या होता है, प्रोसेस क्या होता है, जब आप पानी पीते हैं तो वो एब्जॉर्ब हो। आपको ना साइंस थोड़ी सी, हम सब अपनी बॉडी लेके घूम रहे हैं, मुझे लगता है कि हमें एक बार किडनी का फंक्शन क्या है, लिवर का फंक्शन क्या है, पढ़ लेना चाहिए सबको। जब इतनी चीजें गूगल करते हैं तो ये भी एक नहीं, मैम देसी अंदाज में ऐसा कहता है ना कि पानी पी रहे मतलब कि सफाई हो रही है अंदर से। कितनी सफाई करोगे? और जो सफाई वाला ऑर्गन है किडनी, उसको स्ट्रेस कर दोगे, उसके ऊपर ज्यादा काम आ गया तो वो जो है फिर वो सब कुछ डाइल्यूट हो जाएगा। जब आप ज्यादा पानी पिएंगे तो सॉल्ट भी तो डाइल्यूट हो गया, जो चीजें एब्जॉर्ब होनी चाहिए वो भी डाइल्यूट हो गई। मतलब हमें कुछ करने से पहले साइंस को पूरा समझना पड़ेगा इसका। देखिए हर आदमी की बॉडी है, हर आदमी डॉक्टर के पास हर वक्त नहीं जा सकता, तो एज अ डॉक्टर, एज अ स्किन स्पेशलिस्ट मैं तो ये अपना फर्ज मानती हूँ। आज मैं शायद पॉडकास्ट में भी इसीलिए बैठी हूँ कि इतना सबको पता होना चाहिए, इतना आपको अपने बारे में पता होना चाहिए। इट्स नॉट अबाउट स्किन, इट्स नॉट अबाउट ट्रीटमेंट्स, इट्स योर ह्यूमन बॉडी। अब गर्मी की बात कर रहे हैं, गर्मी में स्किन की अहमियत क्या है? गर्मी में स्किन जो है वो हमारे टेम्परेचर को नॉर्मल रखती है। पसीना सबसे ज्यादा आता है। जब पसीना आता है, पुराने जमाने में घड़े रख के पानी पीते थे, तो घड़े का पानी ठंडा क्यों होता था? इवेपोरेट हो रहा है। तो वही हाल यहाँ है, जो पसीना आ रहा है वो इवेपोरेट हो रहा है, वो इवेपोरेट हो रहा है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल हो रहा है। हमारे ब्रेन में ग्लैंड होता है, पीनियल ग्लैंड उसे बोलते हैं, तो ब्लड उसके थ्रू जाता है। जब वहां पर जब गर्मी बढ़ने लगती है और पीनियल ग्लैंड में ब्लड जाता है तो वो डिटेक्ट करता है टेम्परेचर बढ़ गया है, इसको कम करना है, तो वो स्वेटिंग बढ़ा देता है। तो और स्वेटिंग भी आपने देखी है 2 तरह की होती है। एक होती है गर्मी वाली स्वेटिंग, ये जो पसीने आ रहे हैं, एक होती है गस्टेटरी एंडोक्राइन स्वेटिंग, जो आपके बगल में आती है, जहां भी बॉडी फोल्ड्स होते हैं। जब आप खाना खाते हैं मिर्ची वाला, कई बार आपको स्वेटिंग हो जाती है, तो वो टेम्परेचर वाली स्वेटिंग नहीं होती है, वो एंडोक्राइन स्वेटिंग होती है। यहां पर स्वेटिंग हुई। अब अगर आपने एक ऐसे कमरे में आप बैठे हुए हैं जहां पर कोई एयर सर्कुलेशन नहीं है, जहां पर चारों तरफ बड़ा उमस का माहौल है। आजकल आपने देखा है कितने यंग सेलिब्रिटीज चले जाते हैं, के गए, वो कंसर्ट करते करते चले गए, तो ऐसा क्या हुआ उनको कि सडनली वो वहां पर कोलैप्स हुए और वापस नहीं आए? इतनी हुमस हो गई, इतने लोग हो गए कि वो सर्कुलेशन नहीं हो पाई। जब ब्लड बहुत ज्यादा कंसंट्रेट हो गया तो हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ा। तो ये सब एक सीक्वेंस है। तो गर्मी अगर आप ध्यान नहीं रख रहे हैं, आपने कॉटन के कपड़े नहीं पहने हैं, आपने ढीले कपड़े नहीं पहने हैं, टाइट कपड़े पहने हैं, आप पानी नहीं पी रहे हैं या ठंडी हवा में नहीं जा रहे हैं, सबसे पहले हीट एग्जॉशन। गर्मी में सब चिड़चिड़े रहते हैं, ऐसा लगता है कि बस कुछ ना करें और बस जाके एक ठंडी जगह बैठ जाए, हीट एग्जॉशन। उसके बाद फिर आ जाता है हीट स्ट्रोक, वो तो बहुत बड़ी इमरजेंसी हो जाती है। और हीट स्ट्रोक में यही होता है कि आपका ब्लड इतना कंसंट्रेट हो गया है कि हार्ट के ऊपर बहुत ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो यहाँ पर फिर वो आपको इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाती है, जहां उसका सिर्फ सोल्यूशन यही है कि आप ठंडा फ्लूइड चढ़ा दीजिए, वो ठीक हो जाएगा सब कुछ। तो ये आपका किया हुआ है। तो अगर आपने नहीं समझा एट द राइट टाइम तो आप अगली स्टेज पे चले जाएंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको एग्जॉशन हो रहा है, थकान हो रही है, गर्मी बहुत हो रही है, तो प्लीज भीड़ से निकल जाएं, किसी खुली जगह जाएं, लंबे सांस लें। हम सांस लेते हैं यहां तक, हम यहीं से सांस लेते हैं। वी ब्रीथ थ्रू आवर लंग्स, वी शुड ब्रीथ थ्रू आवर डायफ्राम। यहां तक लीजिए सांस और फिर छोड़िए ताकि पूरी ऑक्सीजनेशन हो। ये गर्मी से बचने के तरीके हैं।
ठंडा पानी मुंह के ऊपर डालिए, तौलिए से उसको डैप ड्राई कीजिए, ताकि जो गर्माहट हो गई है, जो ब्लड आपका खौल रहा है, उसका खौलापन कम हो जाए। मैम ये जो स्किन के बारे में बता रहे हैं कि ये बेसिक चीजें जो हम लोग कर सकते हैं और जो हमें करनी भी चाहिए। पहले नोकिया का फोन आता था बटन वाला, फिर उसके बाद एंड्रॉयड आ गया जिसमें टच से काम हो जाता था, अब तो एप्पल की भी वैरायटीज आ गई है। तो यानी कि फोन अपडेटेड हो रहा है, टेक्नोलॉजी अपडेटेड हो रही है, तो हमें अपडेटेड होने में क्या दिक्कत है, हमें भी अपडेटेड हो जाना चाहिए। और शैला मैम जिस तरीके से समझा रहे हैं, प्यार से बोलते हुए, मुस्कुराते हुए, मुझे ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर जो है वो बहुत 2 लाइनों में खत्म कर देते हैं, लेकिन वो आपको एज अ मदर भी समझा रही है कि भैया फॉलो कर लो, चेहरे की स्किन बच जाएगी, 20 की उम्र में 40 लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और 40 में 80 की फील नहीं आएगी आपको। और जो उम्र है, जो एजिंग है, वो 35 से स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसे में ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। लेकिन 35 से पहले आप मॉइस्चराइजर से भी काम चला सकते हो, और घर से निकलते वक्त चेहरे पे बस आपको स्प्रे करना है, क्या, गुलाब जल, इससे आपका काम हो जाएगा। शैला मैम, आंखों के नीचे के डार्क सर्कल अमूमन रहते हैं, और वो मोस्टली मैं देख रही हूँ कि बच्चों को ज्यादा होते हैं, तो क्या एजुकेशन, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहे हैं तो इस वजह से, टेंशन की वजह से बन जाते हैं, या फिर इसका कोई रीजन है? देखो, स्क्रीन टाइम हम सबका बढ़ गया है, तो इसलिए रिलैक्स नहीं हो पा रही हैं आंखें, वो एक अलग कहानी है। ये जो स्किन होती है, ये थिन स्किन है, बहुत ज़्यादा थिन स्किन है, तो इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, अगर उसमें सर्कुलेशन बेहतर नहीं होगी, 2 ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड और हमारा जो हीमोग्लोबिन वाला ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो थोड़ा सा ब्लू होता है, और जो दूसरा होता है वो रेड होता है। अगर आपकी मसाज नहीं हो रही है, ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही है, थकावट आपकी चढ़ी हुई है, तो आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर जेनेटिक टेंडेंसी भी बहुत ज्यादा काम करती है। अच्छा। हमारे पास जब कोई आता है और वो अंडर आई सर्कल या बैग्स दिखाता है, तो मेरा पहला सवाल यही होता है, आप किससे मिलते हैं, मम्मी से या पापा से? आंखें किससे मिलती हैं, और उनके कितने थे, और किस एज से शुरू हुए? तो वो अगर ऐसा कुछ है, तो आपको सावधान हो जाना चाहिए कि आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी है आपको? स्क्रीन टाइम तो ठीक है, अब मैंने बोल दिया, पर देखती तो मैं भी फोन ही हूँ और टीवी हूँ। तो उसका तरीका यह है कि रात को जब आप तसल्ली से बैठे हों, ये वाली फिंगर से, ये नहीं चाहिए मुझे, प्रेशर नहीं चाहिए मुझे, वहां पर प्रेशर नहीं लगाना है, इस फिंगर से हल्के हाथ से मसाज करनी है, इन टू आउट, ऐसे ऐसे नहीं करना है। आपको ये सोचना पड़ेगा, स्किन के अंदर लिटरली सलवटें होती हैं, तो जब आप प्रेस कर रहे होते हैं तो आप एक तरफ करते हैं, आप ऐसे ऐसे नहीं करते हैं, तो इसी निपटानी है। तो इसी तरह यहाँ से ऐसे कीजिए और उंगली उठा लीजिए, फिर कीजिए। इससे आप क्या कर रहे हैं, एक तो स्किन की मसाज कर रहे हैं, और दूसरा यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है उसको सर्कुलेट कर, मतलब पोजीशन ये होनी चाहिए मैम, ये मुझे बस ये उंगली नहीं चाहिए, आई डोंट वांट टू पॉइंट द फिंगर, बाकी कोई भी फिंगर ले लो, बिकॉज इससे प्रेशर लग जाता है। इसका इस्तेमाल हमें ये करना है इस तरीके से। तो हल्के हाथ से इनटू आउट ये करें, 10 ऊपर करें, इनटू आउट। अब होता क्या है कि अगर बहुत ड्राई स्किन है या कुछ नहीं लगा रख सकता, तो फ्रिक्शन होने लगता है, तो उसके लिए फिर ये होता है कि हल्का सा बादाम तेल लगा लीजिए। बादाम तेल जो है वो आंखों को इरिटेट नहीं करता है, इसलिए बादाम तेल। गोले का तेल नहीं ना? गोले का तेल थोड़ा सा इरिटेट कर देता है आंखों को, बाकी सारे तेल आंख में जाते हैं, अगर चला गया तो वो कहीं ना कहीं चुभन और जलन करता है। बादाम तेल इज वेरी आइडियल फॉर आईज। तो अब तुम्हारी पुरानी वो बोलूं कि आंख जो है वो बादाम की तरह बनी हुई है, उसका शेप, तो इसलिए बादाम का तेल है। तो ये पुरानी जो थी वो वजह कुछ और देते थे, पर वो बात सही थी, इट डज नॉट इरिटेट द आई। तो रोज रात को अगर आप ये मसाज कर रहे हैं तो काफी हद तक आपकी आंखें गड्ढे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर पिगमेंटेशन हो गई, अब हो गई, तो फिर डॉक्टर के पास जाइए। डॉक्टर देता है अंडर आई क्रीम्स। अब अंडर आई क्रीम ऐसी चीज नहीं है कि आपने आज लगाई और कल आप शीशे के आगे खड़े हो गए, अरे गए नहीं, अब कब तक लगाएं, क्या करें। आप रोज खाना खाते हैं ना, तो आप ये नहीं सोचते कि मैंने कल खाया था आज फिर खा लूं। इसी तरह अंडर आई क्रीम है, कम से कम 2 महीना लगानी पड़ती है टू गेट अ गुड इफेक्ट। और गुड इफेक्ट के बाद अगर आप रेगुलरली मसाज करते रहेंगे तो वो वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर वापस आ गया तो दोबारा लगा लीजिए। इसमें इतना हताश होने की, पर लोग ज्यादातर जो डर्माटोलॉजिस्ट को नहीं दिखाते हैं, क्योंकि केमिस्ट हमारे घर के बड़ा नियर बाई पड़ता है, ऐसे कहते हैं ना कि अपने नुक्कड़ पे ही है, तो चले जाते हैं कि भैया ऐसे ना आंखों में कुछ हो रहा है, तो केमिस्ट वाले भैया भी चलो ठीक है ये लगा लो। तो ये सब सही है, मतलब इस तरीके से लेना? देखिए, मैं डर्मेटोलॉजिस्ट को सुप्रीम कोर्ट बोलती हूँ, क्योंकि पहले घर के नुस्खे होते हैं, दादी नानी के नुस्खे होते हैं, फिर केमिस्ट आ जाता है, फिर डॉक्टर लोकल जीपी आ जाता है। जब सब कुछ बिगड़ बुगड़ जाता है तब डर्मेटोलॉजिस्ट की कहानी आती है। तो देखिए, 100 में से
अगर 80% लोग लगाएंगे, शायद इसीलिए उनका काम चल रहा है और इसीलिए हमारी आदत बन गई है, बिकॉज चल जाता है काम। लेकिन उसूल ये है, हर चीज का एक एंड पॉइंट होना चाहिए। जैसे कई बार मुझे लोग बोलते हैं कि जी ये वाली पैथी में तो 2 साल तक काम करना पड़ता है, तो इफेक्ट आपके अंदर 2 साल की पेशेंस है एक इफेक्ट देखने के लिए, और बेचारे डर्मेटोलॉजिस्ट को एक क्रीम लिख दी तो आपको बस अगले ही दिन से उसका इफेक्ट चाहिए। अगर 3 हफ्ते तक जो इफेक्ट आप पाना चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल रहा है, वो किसी भी चीज का हो सकता है, वो अंडर आई क्रीम का हो सकता है, वो मल्टीविटामिन का हो सकता है, अगर आपके पैर में दर्द हो रहा था आपने कैल्शियम शुरू कर दिया, 3 हफ्ते तक खाइए। या आप कोई क्रीम लेके आए, आपने पिगमेंटेशन हो रही है, आपने नाइसिनामाइड लगाना शुरू, 3 हफ्ते दे दीजिए उसे। अगर वो रिजल्ट दिखाना शुरू कर रहा है तो ठीक है, फिर उसको कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि 3 हफ्ते में या तो वो रिजल्ट दिखा देगा या वो कुछ नहीं करेगा या इरिटेट करने लगेगा। तो अनएंडिंग कहानी नहीं चाहिए, कहीं ना कहीं एक कॉमा होना चाहिए ताकि वो सेंटेंस में फुल स्टॉप आए, और कॉमा और फुल स्टॉप के बीच में डर्मेटोलॉजिस्ट की विजिट बनती है। सुप्रीम कोर्ट है ना। अच्छा, एक बात बताइए कि ये कोई क्रीम का आप नाम बताना चाहेंगे या फिर डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो वो प्रिस्क्राइब करे वो बेस्ट है? देखिए, कोजिक एसिड, आर्बिट्रिक एसिड, बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं बाजार में और ज़्यादातर चीज़ें सही ही हैं। बस एक चीज़ की रिक्वेस्ट है कि स्टेरॉइड नहीं होना चाहिए। स्टेरॉइड के साथ दिक्कत क्या है ना, जब आप स्टेरॉइड लगाते हैं तो वो मैजिकल इफेक्ट देता है, चेहरा चमकने लगता है और आपकी सारी पिगमेंटेशन दूर हो जाती है, फिर आप उसके जाल में फंस जाते हैं और फिर आप उसको लगाते चले जाते हैं। अब अगर आप उसको रोकेंगे तो आपकी स्किन इतनी सेंसिटिव, इतनी इरिटेटेड, इतनी थिन हो जाएगी, इतनी थिन स्किन हो जाती है कि लिटरली ऐसे नाखून लग गया तो वो भी कट पड़ जाता है, फिर आपको उसमें से निकलने में बहुत वक्त लगता है। शॉर्ट चीजें ना करें। हमारा जो ये स्किन है और जो ये स्किन है ना, जमीन आसमान का अंतर होता है। तो ऐसे में आप ये कह रही है कि अगर स्टेरॉइड यूज हुए तो स्किन और पतली हो जाती है, तो यानी कि ये तो हम सेंसिटिव की तरफ बढ़ रहे हैं। जी, और लगाया तो फिर ओवर सेंसिटिव है। वो आप उस विशियस सर्कल में फंस गए। हम स्टेरॉइड बहुत यूज करते हैं, बहुत इस्तेमाल करते हैं, और शायद स्टेरॉइड ना होता तो आधी दुनिया खत्म हो चुकी होती, लेकिन जुडिशियसली यूज किया जाता है। हम अपनी जिम्मेदारी पे कि कितने दिन तक हमें करना है। ये एक अलग आफत है कि आपको कहीं जरूरत है और हम बोलेंगे भाई ये लगा लीजिए, नहीं मैम स्टेरॉइड से तो साइड इफेक्ट होते हैं। भाई साइड इफेक्ट जब होते हैं जब आप अंधाधुंध लगाते हैं, जब वो अंडर प्रिस्क्रिप्शन है, अंडर सुपरविजन है, तो वो मेरी जिम्मेदारी है कि वो कब तक लगेगा। तो ये मेरी रिक्वेस्ट है कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ लें। अगर उसमें कोजिक, आर्बिट्रिक, अल्फा BHA, अल्फा AHA, BHA है, नुकसान नहीं करेगा, शायद फायदा ना करे पर नुकसान नहीं करेगा। और अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है और 3 हफ्ते में आपको लगने लगा है कि नहीं स्किन में जलन होने लगी है, किचन में जाते ही आपकी स्किन जलने लगती है, तो फिर उसको डिसकंटिन्यू कर दीजिए, फिर एक डॉक्टर के पास जाइए। मैं कतई ये नहीं कह रही हूं कि सिर्फ डॉक्टर ही बताएगा, लेकिन अगर कोई चीज इरिटेट कर रही है तो डॉक्टर ही बताएगा। 21 दिन का नुस्खा है दोस्तों, चाहे वो घरेलू हो या फिर डॉक्टर का बताया हुआ हो, इस्तेमाल कीजिए। नहीं असर दिखता है तो दोबारा जाके कंसल्ट कीजिए। ये शैला मैम कह रही है, जो कि डर्मेटोलॉजिस्ट है और 2 दशक से ज्यादा का अनुभव रख रही हैं। स्किन की बात है, बिल्कुल दिखाइए मैम। ये तो अंडर आई की बात हुई, आपने एक बहुत अच्छा तरीका बताया, इसको तो हम भी इस्तेमाल करते हैं घर जाके। ये जो फोरहेड का हिस्सा है ये बहुत जल्दी ब्लैक पड़ता है, खासकर कब, जब आता है समर, जो कि अभी शुरू हो चुका है, और उसके ऊपर दाग से पड़ने लग जाते हैं। तो ये क्या है? हिंदुस्तानी स्किन जो है, हम ब्राउन स्किन पीपल हैं, फोरहेड, अराउंड द माउथ, ये एरियाज डार्क हो जाते हैं क्योंकि यहाँ की स्किन थिनर होती है और सबसे ज्यादा धूप यहीं लगती है। तो गर्मी में अगर आप, जैसे मैंने क्लिनजिंग की जो आप बात कर रही थी ना, अगर आप हर 3 हफ्ते में चाहे आप घर पे ही मुल्तानी मिट्टी का पैक लगा लें, खीरा लगा लें, या आप जाके क्लिनजिंग करा लें, तो वो जो एडेड चीजें हो रही हैं ना गर्मी की वजह से, वो ऐड नहीं होंगी, वो वापस आती रहेंगी। तो ये ठीक हो सकता है रेगुलर क्लिनजिंग से। और अगर आपका धूप रिलेटेड जॉब है, आपको धूप में ही जाके काम करना है, जी बिल्कुल, तो फिर आपको सन प्रोटेक्शन की बात करनी पड़ेगी। उसके लिए डर्मेटोलॉजिस्ट ही चाहिए। आप अपनी तरफ से कुछ तो कीजिए। सबसे जरूरी ये है कि 11 से 4 बजे की जो धूप होती है वो सबसे खराब होती है। अल्ट्रावायलेट A एंड B सबसे ज्यादा 11 से 4 होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अपने आउटडोर काम जो भी हैं वो 11 बजे के पहले करें या 4 बजे के बाद करें। ये टाइम आपको ऑफिस में बिताना चाहिए और इंडोर बिताना चाहिए।
सबसे ज्यादा दिक्कत होती है जो मदर्स अपने बच्चों को बस स्टॉप से लेने जाती हैं। वो बस आती है 2 बजे और उस टाइम सबसे भरी धूप होती है। तो मदर जब बाहर जा रही हैं पूरी बाजू के कपड़े पहनेंगी, सर के ऊपर दुपट्टा लेंगी, बच्चे के लिए और अपने लिए छतरी लेंगी और साथ में नींबू पानी लेके जाएंगी। अगर पसीना बहुत बहता है तो जैसे मैंने बताया फेस वॉश करके आइस से आप उसकी आइसिंग करें और तौलिए से सुखा लें। उसके बाद अगर आपको बहुत देर तक बाहर नहीं रहना है तो सनस्क्रीन फिजिकल एंड केमिकल 2 अलग अलग तरह की होती हैं। जो फिजिकल सनस्क्रीन है वो है कॉम्पैक्ट पाउडर, फाउंडेशन, कैलेमीन लोशन। अगर आपको बहुत देर नहीं खड़ा होना है, जल्दी वापस आ जाना है तो आप एक थोड़ा सा कैलेमीन लोशन लेके उसे पूरे चेहरे पे लगा लीजिए। आपने अगर पहले आइसिंग की हुई है तो वो कैलेमीन लोशन बहेगा नहीं। लेकिन अगर आपको बहुत देर तक बाहर रहना है और धूप बहुत ज्यादा तेज है, आप छतरी भी लेके जाना पसंद नहीं कर रहे हैं, अब आपको SPF वाली सनस्क्रीन की जरूरत पड़ेगी बिकॉज ज्यादा सन की प्रोटेक्शन चाहिए। तो SPF में कौन सी? SPF 24 अक्सर सुनते हैं हम। 30 से 50। हमारा जो ब्राउन स्किन है, देखिए एक लॉजिकल सी बात बताना चाहती हूँ और ये बात मैं काफी बार बोलती हूँ लेकिन मुझे लगता है हर बार बोलने में कोई नुकसान नहीं है। स्किन कलर जो है वो ह्यूमन स्किन कलर इज एन एडेप्टेशन। आप जहां पैदा हुए, जो लोग इक्वेटर पे पैदा हुए या जो लोग उस कॉन्टिनेंट में पैदा हुए, उनकी स्किन कलर डार्क हो गई बिकॉज उनको उतनी प्रोटेक्शन की जरूरत थी ताकि सनरेज जो सीधी हैं वो अंदर जाके एजिंग ना करें। हमें सन से सिर्फ एजिंग की दिक्कत है, हमें टेक्निकली साइंटिफिकली वो टैन होने की, पिगमेंटेशन होने की, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम रिवर्स कर लेंगे। यही जब हम ट्रॉपिक्स पर आ गए, यहां पर हम ब्राउन स्किन लोग हैं, तो हमारी स्किन का जो SPF है वो खुद 5 से 10 है। तो अगर आप आम उसमें घूम रहे हैं तो वहां आपको इतनी सनस्क्रीन की आवश्यकता नहीं है। जो टेम्परेट क्लाइमेट में लोग रहते हैं वो गोरे हैं इसलिए क्योंकि उनके अंदर मेलानिन है ही नहीं। तो वो कौन सी लगाते हैं SPF? वो लगाते हैं 100, वो लगाते हैं 90, पर अगर वो अपने प्रदेश में रहते हैं तो वहां तो धूप ही नहीं है ना। वो जब लगाते हैं जब वो धूप में जलने चले जाते हैं, तो उनके यहाँ तो बिल्कुल ही प्रोटेक्शन नहीं है ना। अगर वो 5 मिनट हमारे हिंदुस्तान की धूप में बैठ जाए वो जल जाएंगे, हम लोग टैन होंगे। टैनिंग इज अ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स। टैनिंग का मतलब ये है कि जो आपकी स्किन की सतह में जो पिगमेंट सेल्स हैं, जब आप धूप में गए उन्होंने और पिगमेंट बना लिया और एक छतरी बना दी अपनी स्किन के ऊपर ताकि वो सनरेज अंदर जाके आपकी स्किन को इरिटेट ना करें। उन बेचारों में तो है ही नहीं मेलानिन सेल, तो वो क्या करेंगे? तो इसलिए हमारी स्किन कलर, ब्राउन स्किन कलर नियामत है। यहाँ रहते हुए जो हमें जो कलर होना चाहिए वो है, उस पर आप थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए उसकी कि अगर आप बिल्कुल ही धूप में खड़े हैं, सन प्रोटेक्शन कीजिए। मैं कभी भी सनस्क्रीन नहीं बोलती, सन प्रोटेक्शन बोलती हूँ। प्रोटेक्शन के मायने हैं एक लेयर कपड़े की होनी चाहिए, एक लेयर आपकी छतरी होनी चाहिए, एक स्कार्फ होना चाहिए, तब स्किन का नंबर आना चाहिए धूप को पहुंचने की। धूप को पहुंचने ही ना दीजिए अपने तक। और लगाना है SPF 30 या फिर 30 से 50, उससे ज्यादा नहीं। रूटीन में रोजमर्रा की जिंदगी में 30 बहुत ज्यादा अच्छा है, हाँ। लेकिन अगर आप छुट्टी पे जाए, देखिए आपकी और मेरी जिंदगी में क्या हम जाके 45 डिग्री में बाहर खड़े होंगे? गाड़ी से निकल के आए यहाँ तक बस उतना ही हमारा सन एक्सपोजर था। लेकिन जब आप छुट्टी पे जाते हैं, जब आप बीच पे जाते हैं, पहाड़ पे जाते हैं, तो आपका सन एक्सपोजर बढ़ जाता है, टाइम आउटडोर्स बढ़ जाता है, तब आपको ज्यादा जरूरत होती है। तो सन प्रोटेक्शन, अगर आप, फिर वही बात मैं बोलूंगी, गूगल कीजिए, सन प्रोटेक्शन पढ़िए, सन प्रोटेक्शन पढ़िए, सनस्क्रीन मत पढ़िए। तो सन प्रोटेक्शन में आपकी एक अच्छा UV चश्मा भी आता है, सन प्रोटेक्शन में आपके कॉटन क्लोथ्स भी आते हैं, सन प्रोटेक्शन में आपके वो चप्पल भी आते हैं जो आपके पैर को अच्छी तरह कवर करते हैं। वो फ्लिप फ्लॉप नहीं आते, क्योंकि जितनी स्किन आपकी खुली रहेगी उतना ही धूप उसको परेशान करेगी। और स्किन तो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी। अच्छा मैम, ये बच्चे भी लगा सकते हैं ना? 2 साल से ऊपर बच्चों को सनस्क्रीन लग सकती है। 2 साल से छोटे बच्चों के लिए सनस्क्रीन नहीं लगानी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ उनको सन एक्सपोजर से बचाना चाहिए। छोटे बच्चे हैं नहीं, उनकी स्किन, देखिए स्किन का सरफेस एरिया है, जितना उनका सरफेस एरिया है और जितनी उनकी एब्जॉर्प्शन पावर है वो इक्विवेलेंट नहीं है। तो आप जो 5 मिनट में आपकी स्किन पे लगेगा, उनको 5 मिनट में तो वो जल जाएंगे इतनी देर में। तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। बच्चों का भी मैम वही है, 30 से 50 लगाइए। 30 से 50 से ज्यादा तो हमें जरूरत ही नहीं है। अब खाने पीने के लिए तो आपने एक चीज बड़ी क्लियर कर दी है कि भैया पानी तो 10 गिलास एक दिन में ले ही लो। 2 लीटर, 2 बॉटल। उसका तरीका ये होता है कि हर घर में
अलग अलग रंग की हर सदस्य की बॉटल होनी चाहिए, जो सुबह भर के रखी जाएगी और शाम तक उसे खत्म करनी है। आप तो नहीं बताएंगे एल्कलाइन वाटर पी लो या कुछ सजेशन देंगे? पानी पी लो। दोस्तों, शैला मैम से लगातार आप सुन रहे हैं और वो बता भी रही हैं कि करना क्या है, लेकिन अब हम जो है शैला मैम से कुछ सवाल पूछने जा रहे हैं। जल्दी जल्दी सवाल होंगे और मैम के वो जल्दी जल्दी जवाब होंगे। हाथ में मैंने फोन पकड़ लिया, सवाल मैंने नोट कर रखे और जल्दी से मैं शैला मैम से पूछ लेती हूँ। शैला मैम, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी शॉर्ट में कि स्किन टाइप कैसे पहचाने, जैसे कि अभी आपने बहुत एक्सप्लेन कर दिया, तो उसको शॉर्ट में बताइए। स्किन टाइप सिर्फ जो बात है कि गर्मी में आपको पसीना ज्यादा आता है, सर्दी में आपकी स्किन जल्दी ड्राई हो जाती है। जब तक लोग अभी तक क्रीम भी नहीं लगा रहे हैं, लोशन भी नहीं लगा रहे हैं, आप क्रीम पे पहुंच गए हैं तो आपकी स्किन ड्राई है। सबसे जरूरी कॉम्बिनेशन स्किन, वो जरूर देखिए कि क्या आपका टी जोन ऑयली रहता है और ओ जोन ड्राई रहता है या उल्टा। बहुत खूब, नाइस मैम। दूसरा सवाल ये है कि डेली स्किन रूटीन को कैसे हम फॉलो करें और क्या करें? डेली स्किन रूटीन, जो सुबह का स्किन रूटीन होता है वो हमारा हमेशा क्लिनजिंग एंड मॉइस्चराइजिंग रहता है, और अगर हमें रिपेयर करनी है, कुछ भी एंटी एजिंग करना है, विटामिन सी लगाना है, वो रात का होता है। तो सुबह जब आप निकल रहे हैं तब आपको एक फेस वॉश करके एक मॉइस्चराइजर, और अगर धूप में निकलने वाले हैं तो सन प्रोटेक्शन, मैं सनस्क्रीन खाली नहीं बोलूंगी, लेकिन सब उससे जरूरी है जब आप बाहर से अंदर आते हैं, पोल्यूशन से जब आप अंदर आते हैं उस वक्त फेस वॉश कीजिए। गर्मी है तो फेस पे आइस लगाइए, सर्दी है तो आराम से वहां पर एक हल्की सी क्रीम की मसाज कीजिए और छोड़ दीजिए। रात को जब आप गोइंग टू बेड वाली कहानी है, फेस वॉश कीजिए। और उसके बाद उम्र के हिसाब से क्या आपको हाइलोरॉनिक की जरूरत है, हाइलोरॉनिक 40 प्लस के लिए होता है। अब क्या आपको नाइसिनामाइड की जरूरत है, वो ब्राइटनिंग होता है, वो यंगर लोगों के लिए। AHA BHA जो आप लगाना चाहते हैं वो रात को लगाइए। रात को लगाइए, और ये खासकर उन लोगों के लिए जिनकी उम्र 35 के पार तो आपको लगाना ही पड़ेगा, रिपेयर करनी ही पड़ेगी। मैम, एंटी एजिंग क्रीम लगाने से आपके चेहरे पर जो है कहते हैं कि जो स्किन है वो ग्लो भी बढ़ाती है, लेकिन ऐसा भी कहते हैं कि जो लकीरें आ रखी होती है, अगर आसान भाषा में कहूँ तो वो भी हट जाती है। ये सच है? देखिए, जब एजिंग का मतलब क्या है, एजिंग का मतलब ये है कि पहले आपकी स्किन ड्राई होगी, ड्राई स्किन होगी तो उसमें फाइन क्रीजेस आएंगी। आंख के पास जब आप हंसेंगे तो एक क्रीज आने लगी, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाएगी ये डीप क्रीजेस हो जाएंगी, जैसे ये मेरी लाफ लाइन्स है, ये उम्र के साथ आई हैं। जो हमारे बुजुर्ग कहते थे कि ज्यादा फ्राउन मत कीजिए लकीरें पड़ जाएंगी, वो सही कहते थे। तो जब तक फाइन क्रीजेस हैं जो आपके एक्सप्रेशन के साथ आ रही हैं, जिसपे बोटॉक्स काम करता है, तो वहां पर क्रीम्स और मॉइस्चराइजर्स बहुत अच्छा काम। एक सवाल पूछना चाहूंगी कि क्या हमें बाहर के ट्रीटमेंट से बचना चाहिए अगर हम एक्सपेरिमेंट कम करें अपनी स्किन पे? तो 2025 में जी रहे हैं, बहुत सारी अच्छी चीजें अवेलेबल हैं। बचना एक्सेस से चाहिए, बचना इससे चाहिए कि ये पैकेज है भाई, मैंने तो पैसे दे दिया, मुझे तो कराना पड़ेगा, चाहे मेरी स्किन को वो सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। बाहर से फेशियल क्लीनअप जो हम लेते हैं पार्लर से, वो ठीक रहता है? वो बिल्कुल ठीक रहता है। सिर्फ उसका ऐसा नहीं है कि हर हफ्ते आप क्लीनअप ले सकते हैं, महीने में एक बार कीजिए, उम्र के हिसाब से कीजिए। छोटे बच्चे जो टीनेजर्स होते हैं उनको ज्यादा एक्सफोलिएट की जरूरत नहीं होती। जो मैं एंटी एजिंग की बात कर रही हूँ कि 35 से पहले आपकी अच्छी खासी स्किन अपने आप। फेशियल किस एज में लेना चाहिए? फेशियल 20 प्लस में आप क्लीनिंग के लिए ले सकते हैं। जो आपको एंटी एजिंग वाले फेशियल, हाइड्रा फेशियल आ गया, ये आपके जो IPL जो लेजर वाले फेशियल होते हैं वो उम्र दराज के लिए होते हैं, वो 40-45 प्लस। जो हाइड्रा फेशियल आजकल हम लोग यंग एज लेते हैं। तुम्हें हाइड्रेशन की पानी पी लो, क्रीम लगा लो, हो जाएगा। तो जब स्किन में हाइड्रेशन कम हो तब हाइड्रा फेशियल लीजिए। ठीक है। तीसरा मतलब इससे रिलेटेड तीसरा सवाल, वैसे तो सवाल बीच में बहुत सारे हो गए हैं, कि अगर आपको स्किन केयर करनी है, मार्केट गए, प्रोडक्ट उठा लेते हैं, इस्तेमाल करते हैं, फिर विश्वास करते हैं, क्या करें ऐसे कंडीशन में? देखिए, प्रोडक्ट, पहली चीज तो ये है कि सर्दी गर्मी बरसात का प्रोडक्ट अलग होता है। गर्मी में आपको फोमी फेस वॉश चाहिए होता है, जेल बेस्ड आपको लोशन चाहिए होता है, एलो जेल लगा लीजिए। यही चीज अगर आप सर्दी में लगाने लगेंगे तो स्किन आपकी चिढ़ जाएगी, बिल्कुल मुसड़ जाएगी। तो वहां आपको क्लिंजर चाहिए होता है, वहां आपको लोशन चाहिए होता है, क्रीम चाहिए होती है। तो प्रोडक्ट की दिक्कत नहीं है, सीजन के हिसाब से प्रोडक्ट की दिक्कत है। सही सीजन में सही प्रोडक्ट लीजिए, और जब सीजन चेंज हो जाए तो वो बच गया जो है ना प्रोडक्ट, उसके लालच में मत रहिए, उसको टाइटली बंद करके फ्रिज में रख दीजिए। फिर सीजन आएगा फिर निकाल लीजिएगा, लेकिन अपनी स्किन पे अत्याचार मत कीजिए। सर्दी में इस्तेमाल कुछ और कीजिएगा, गर्मी में कुछ और कीजिएगा। बहुत जरूरी।
सिमिलर चीजें नहीं चलती 12 महीने, नहीं चलती हैं सिमिलर। उसमें शायद हो सकता है कि सॉल्ट सेम हो, लेकिन उसका जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। अब आप फोमिंग फेस वॉश यूज कर रहे हैं जिसमें सैलिसिलिक एसिड है, गर्मी में बहुत जरूरी है बिकॉज वो पसीने की लेयर को भी हटाता है, लेकिन यही अगर आप सर्दी में लगाएंगे तो वो तो आपके नेचुरल ऑयल्स को पहले ही हटा रहा है, तो आपकी स्किन तो ऐसे खिंच जाएगी, मतलब एकदम टाइट हो जाएगी, खिंची खिंची हो जाएगी। तो तब आपको सैलिसिलिक एसिड की जरूरत नहीं है। तो जहां आप रहते हैं, जिस प्रदेश में रहते हैं, जो आपके चारों तरफ का माहौल है, उस हिसाब से प्रोडक्ट्स को रिसर्च कीजिए। और प्रोडक्ट्स को स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं ना, स्प्रिंग क्लीनिंग करते हैं और दिवाली क्लीनिंग करते हैं, तो ये दोनों में आपके प्रोडक्ट्स की क्लीनिंग भी हो रही है। फेंकने की जरूरत नहीं है, रख दीजिए, फिर इस्तेमाल। दिवाली से पहले कुछ और प्रोडक्ट यूज कीजिए, दिवाली के बाद कुछ और कीजिए। करना पड़ेगा। कैसे वो चीज, जब तुम सर्दी में बाजरे की खिचड़ी खाती हो, गर्मी में तो नहीं खाती, तो फिर कैसे वो उसके, क्योंकि फूड के बारे में नॉलेज है, स्किन के बारे में नहीं है। तभी आज आपके साथ जो है साक्षात्कार भी हो रहा है, इंटरव्यू भी हो रहा है हमारा। मेरा मकसद ये है कि आप अपनी परिस्थिति, अपनी स्किन को समझ लीजिए, एंड यू हैव टू बी, एक हिंदी का इंग्लिश का वाक्य है कि लर्न टू बी कंफर्टेबल इन योर स्किन। तो जो आपकी स्किन है, आप उसको बदलने की कोशिश ना करें, उसको हेल्प करने की कोशिश करें, उसको मेंटेन करने की कोशिश करें। यहाँ अगर आप खुद कर पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, अगर आप किसी स्पेशलिस्ट की वो लेना चाहते हैं, हेल्प लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात, क्या आप डॉक्टर के साथ जिंदगी भर जुड़े रहेंगे? भाई 2 बार जाएंगे, 3 बार जाएंगे, थक के फिर आप कहेंगे अब कब तक जाते रहे। सर्दी, गर्मी, बरसात जब आप जाएंगे तो डॉक्टर आपको गाइड कर देगा कि इस तरह की चीजें इस्तेमाल कीजिए, उसके बाद करते रहिए। फिर जब आपका डिकेड चेंज होगा, जब आपका 30th बर्थडे आएगा, 40th बर्थडे आएगा, तो एक बार रिन्यू कर लीजिए। अच्छा मैं आपको एक बात बताती हूँ, ये बड़ा कॉमन चीज है, कुछ लोग इस बात से रिलेट भी कर पाएंगे और कुछ लोग शायद नहीं करते होंगे तो नहीं करेंगे। बच्चों के जो चेहरे पे अप्लाई होता है, सोप, साबुन, सारी चीजें, आपने सुना है कि वो लोग, बड़े लोग भी अप्लाई करते हैं। कहते हैं कि केमिकल नहीं होता इसलिए यूज कर लेते हैं। तो ये बताऊं कि बेबीज की स्किन भी 6 साल के बाद अगर आप बेबी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे तो इट्स ऑफ नो यूज। व्हाई? देखिए, जब हम बड़े हो रहे हैं तो हमारी स्किन की सिक्रीशंस बदल रही हैं, बॉडी की सिक्रीशंस बदल रही हैं। जब आप बच्चे थे तो उसमें जो पसीना आ रहा था वो बिल्कुल अलग था। जब आप 6 से लेके 12 साल तक के हुए, बिल्कुल अलग हुए। जब आपने प्यूबर्टी हिट, तो जब आपकी जिंदगी का आयाम बदल रहा है, प्रेगनेंसी में चीजें चेंज हो जाती हैं, फिर उसके बाद जब मेनोपॉज आता है तब चेंज हो जाती हैं। मेल्स में अगर आपको कोई भी, आपका वर्कआउट ज्यादा हो गया, आपने प्रोटीन पाउडर ज्यादा ले लिया, तो ये सब सिक्रीट तो हमारे कहीं ना कहीं हो रहा है। तो अपनी दिनचर्या के हिसाब से, मतलब बच्चे के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं करना 6 महीने, 6 साल तक, 6 साल के बाद। भैया नई चीजें मुझे भी जानने के लिए मिल रही है आप लोगों के जरिए। न्यूट्रल प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें। न्यूट्रल प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको बिल्कुल एंटीसेप्टिक साबुन की भी जरूरत नहीं है, इतने बैक्टीरिया हमारे ऊपर नहीं है। तो जो ग्लिसरीन सोप्स होते हैं वो बड़े माइल्ड होते हैं। तो अगर आपकी नॉर्मल सी स्किन है तो ग्लिसरीन सोप इस्तेमाल कीजिए। अगर आपकी ड्राई स्किन है तब आप वो जो एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए होते हैं वो इस्तेमाल कर लीजिए। बॉडी वॉश आप कौन सा यूज करते हैं, मतलब कोई घर में बनाते हो? ग्लिसरीन सोप मेरा तो बड़ा स्टैंडर्ड है, मतलब वो मैं नाम भी लूं तो वो पियर्स ही आएगा, वो आप इस्तेमाल करें रेगुलरली। वो काफी फेस के लिए, फेस पे सोप नहीं लगता। ये सब जो बातें हो रही हैं, ये सब जो बातें हो रही हैं, ये बॉडी के लिए हो रही है। फेस पे क्या यूज करें? फेस एक ऐसी चीज है जिसपे फेस वॉश की जरूरत है। सोप, पियर्स भी कहीं ना कहीं स्किन को ड्राई कर देता है। मैम घर पे कोई बनाने वाला तरीका है? नहीं, वो फिर वो घर पे बनाने वाली चीजों में मुझे एक टेंशन पता है क्या होती है। किसी दिन आपका बहुत मन हुआ तो आपने बहुत अच्छे से घोट दिया, किसी दिन आपको जल्दी थी तो आपने आधा पीसा, आधा ऐसे ही डाल दिया। वो नहीं होता, इक्विलिब्रियम नहीं होता, वो हर बैच अलग अलग होता। आपने लगाया कभी बेसन का पेस्ट चेहरे पे? मैंने नहीं लगाया क्योंकि मेरी पिगमेंटेशन होती नहीं है और मैं डर्मेटोलॉजिस्ट हूँ, तो मुझे तरीके पता है। लगाते हैं उनके लिए क्या करेंगे? क्योंकि ये बहुत बेसिक है। तो बहुत अच्छी चीज है। नहीं, जैसे कि बेसन में दही डाल के हल्का सा हल्दी डाल के अगर लगा ले तो ठीक रहता है, कोई नुकसान नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। ब्लीचिंग कर रहा है ना, जो टैनिंग है उसको हटा रहा है। एक चीज जो समझने की बहुत जरूरी है कि जो भी आप एंटी टैनिंग चीजें लगा रहे हैं, उपटन लगता है, बेसन लगता है, दही लगती है, शाम को लगाएं।
क्योंकि अगर आप दिन में लगाएंगे और उसके बाद फिर धूप का एक्सपोजर हो जाएगा तो आपने अपनी जो प्रोटेक्शन थी, देखिए मेलानिन में आपको बोल रही हूँ कि वो एक तरह से लेयर बना रहा है, आपने लेयर हटा दी, उसके बाद धूप में चले गए, वो दुगने काले हो जाएंगे। सब चीजें शाम को कीजिए। अच्छा, दुगने काले हो जाएंगे? भाई आपने छतरी लेके चल रहे थे, अब छतरी भी फेंक दी, कपड़े भी फेंक दिए, तो फिर कहीं ना कहीं तो होगा ही ना। तो ये सब चीजें जो भी होम रेमेडीज होती हैं, होम रेमेडी काम करती है। लेकिन अगर आप ये सोचिए जी किचन में हमने टमाटर काटते काटते उसको घिस लिया और ये वाला जो आपने बात कही है ना, पता है ये किस लिए कहा जाता है? कहते हैं कि टैनिंग रिमूव होती है। टैनिंग रिमूव होती है क्योंकि उसके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन उसके लिए ठंडे कमरे में बैठिए, मुंह धो के आइए ताकि उस पर डस्ट डर्ट ना हो, पसीना ना चिपका हुआ हो, उसके बाद वो लगाइए, 10 मिनट तक उसे काम करने दीजिए, फिर धो दीजिए। ऐसे थोड़ी घूमते फिरते लगा लिया, वो बेचारा प्रोडक्ट भी कहाँ जाएगा। तो मतलब करना है शाम को ठंडक में, ठंडक में तसल्ली से 10 मिनट जब शांति हो। मतलब होम रेमेडी को ये मत मानिए कि भागते दौड़ते कहीं भी लगा लिया और वो काम कर देगी। डर्माटोलॉजिस्ट है मैम, मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ आपको, ताकि आप और हम सब लोग नई चीजें सीखें और ये बात जाने कि भैया स्किन जो है ना, अगर एक बार बर्बाद हो गई तो फिर रिपेयर होती है, ठीक होने में फिर वो समय लगता है जिसका पेशेंस हमारे अंदर नहीं होता है। चलिए मैम आगे बढ़ जाते हैं फटाफट बिना आपका समय गवाए। स्किन और हेल्थ को हाइड्रेशन रखना है, दोनों का कैसे रखना है? बिल्कुल, दोनों तरीके वही हैं कि स्किन की हाइड्रेशन रखने के लिए एज वी से अंदर और बाहर दोनों से स्किन को हाइड्रेट करना है। अंदर से हाइड्रेट करना है पानी पी के और फ्रूट्स खा के, क्योंकि उसमें भी बहुत ज्यादा पानी की एबिलिटी होती है। और बाहर से हाइड्रेट रखना है मॉइस्चराइजेशन लोशन लगा के। अगर आज मुझे ये बोला जाए कि कुछ एक प्रोडक्ट, आप किसी आइलैंड पे आपको छोड़ दिया जा रहा है और आपके पास सिर्फ एक प्रोडक्ट आपको अलाउड है, मैं मॉइस्चराइजर लेके जाऊँ, क्योंकि मॉइस्चराइजर की जो जरूरत है और जो नीड है और जो वो पूरा करता है वो और कुछ नहीं। मैम पहले तो मॉइस्चराइजर, जैसे कि भी आपने भी कहा था कि तब पॉल्यूशन नहीं होता, तो मम्मी लोग तो मलाई से काम तो मलाई भी तो मॉइस्चराइजर था ना, उसको यूज कर सकते हैं वैसे यूजुअली। अच्छा, फिर ये आता है कि हम कच्चा दूध लगाते हैं। कहाँ से लाते हैं कच्चा दूध? पैकेट खोल के। तो पैकेट का दूध तो पास्चराइज्ड होता है, वो कच्चा कहाँ से होता है? पास्चराइजेशन की डेफिनेशन पढ़िए कि पहले उसको 172 डिग्री पे गर्म किया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है, तो कहाँ से वो कच्चा रह गया? तो या तो आप डेयरी से लेके आए कच्चा दूध, उसके ऊपर से मलाई उतार लेके आए, तो तब तो आपने उसको फॉलो तो कर लिया, पर इंग्रेडिएंट चेंज हो गए, तो उसकी तासीर भी तो चेंज हो गई ना फिर। तो इसीलिए ये आज का पॉडकास्ट ना बहुत लॉजिकली जाने वाला है। जो मेरे दोस्त है मैम, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं, हमारे जो साथी हैं, दर्शक है, वो इस बात को बहुत अच्छे से समझेंगे। मैम ये ऐसा कहते हैं कि अगर हम स्किन की खासकर अगर हम बात करें, क्योंकि जो भी मैंने सवाल मैंने ही नोट किए दोस्तों, तभी मैं मैम से पूछ भी पा रही हूँ कि खासकर अगर हम लेजर ट्रीटमेंट की बात करें, कहते हैं कि हेयर रिमूव हो जाता है, ये सब करवाना ठीक रहता है स्किन में? देखिए, जो ये लेजर हेयर रिमूवल ट्रीटमेंट शुरू हुई वो एक इलाज की तरह शुरू हुई। जिन लेडीज को या जिन बच्चियों को हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, उनको जैसे चिन पे बहुत ज़्यादा थिक हेयर होते हैं या बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हेयर रिलेटेड हैं, इन्फेक्शन, इसके लिए लेज़र का इजाद हुआ। और लेज़र उन हेयर पे जहाँ पर हार्मोनल इम्बैलेंस है उस पर बहुत अच्छा काम करती है। हर चीज में, जैसे मैं बोलती हूँ, पेशेंट सिलेक्शन बहुत जरूरी है। अब आप जाके, ये जो कल भी मेरे पास एक आई थी कि शादी थी और शादी से पहले सब कुछ कराना है तो लेजर भी करा डाला। इट्स नॉट अ कॉस्मेटिक प्रोसीजर। अगर आप चेहरे के विलस बालों पे, जो पतले बाल हैं, उस पे लेजर कराएंगे तो कहीं ना कहीं वहां पर इरिटेशन होगी। तो कहाँ की लेजर करानी है, किससे करानी है? 2 तरह की लेजर हैं जो हिंदुस्तानी स्किन पे काम करती हैं। देयर आर पीपल हु से कि लाइफ लॉन्ग लेजर हमने पैकेज लिया। अगर आपको लाइफ लॉन्ग लेजर ही करानी है तो थ्रेडिंग वैक्सिंग ही करा लीजिए। फिर लेजर का मतलब क्या हुआ? लेजर इज अ टेक्निक डन बाय करेक्ट पीपल एट करेक्ट प्लेसेस, गिव्स एक्सीलेंट रिजल्ट। अगर चेहरे पे बाल अति है, ज्यादा है, तो ही कराना है? चेहरे पे जो रुआं होता है, चेहरे का जो बाल होता है, बाल 2 तरह के होते हैं। एक है थिक हेयर, जिसे हम एंड बाल बोलते हैं, जो मोटा है। एक है रुआं। विलस हेयर पे लेजर बहुत अच्छा काम नहीं करती है, तो चेहरे की लेजर हम बहुत हाथ रोक के करते हैं। अगर आपके थिक बाल है, जैसे चिन पे है, अपर लिप पे है, अपर लिप पे लेजर बहुत अच्छा काम करती है, बिकॉज यहाँ के बाल आर अंडर द हार्मोनल इन्फ्लुएंस। और जब आप लेजर हेयर रिमूवल करते हैं तो वो पिगमेंटेशन को भी कम कर देता है। तो काफी लोगों को, जैसे यहाँ एक ग्रीनिश पैच होता है, वो भी काफी कम हो जाता है। बात यही है कि आप मेरे क्लिनिक में आके आप ये नहीं कह सकते कि मैम लेजर कर दीजिए। आई विल डिसाइड, आर यू द राइट कैंडिडेट? क्या आपको जरूरत है? कितने आपको रिजल्ट आएंगे? तो जब तक आप किसी से बात ना कर लें, 20 सिटिंग के पैसे देके मत आइएगा।
जो डॉक्टर्स को दे आते हैं या फिर जो पार्लर्स में ऐसा? आजकल डॉक्टर तो बेचारे, डॉक्टर तक तो, हम जैसे डॉक्टर तो और पागल से हो गए कि हाय अगर हमने बोल दिया ये करा लो तो ये सोचेगा ये भी उनके ही जैसे, तो हम तो और हाथ रोक लिया है हमने। तो कोई एक डर्मेटोलॉजिस्ट से बात कर ले, और अगर मेरे क्लिनिक में कराएंगे तो जाहिर ही बात है वो रेट बहुत ज्यादा होगा जो आपके पार्लर में होगा, बिकॉज मेरी एक्सपर्टीज के पैसे हैं। सही बात है, आप अपने हुनर के, अपने गुण के चार्जेस ले रहे हैं। तो वही बात है कि सस्ते के चक्कर में आप अपना सत्यानाश नहीं कर सकते। मैम स्ट्रेस की वजह से भी स्किन पे इफेक्ट पड़ता है? स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीजन हो गया है आजकल। स्ट्रेस क्या करता है, आपकी हीलिंग कैपेसिटी खत्म कर देता है, तो आपकी बॉडी में बहुत चीजें ऑटो करेक्ट होती रहती हैं, तो वो आपको शायद पता भी नहीं लगता कि वो इतने सारे फ्री रेडिकल्स बने, वो ठीक हो गए। लेकिन जब आप स्ट्रेस में होते हैं तो वो ऑटो करेक्शन नहीं होती है, इस वजह से स्किन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स, जिसमें हम लाइकन प्लैनस, बहुत सारे बाल झड़ना, एलोपेशिया, बहुत चीजें आने लगती हैं। तो स्ट्रेस कोई डंडा नहीं मार रहा है, लेकिन आपकी हीलिंग कैपेसिटी खत्म कर रहा है। तो अगर आप स्ट्रेस्ड हैं तो पहले आप स्ट्रेस का निदान भी करेंगे, और साथ साथ आप अपनी हेयर और स्किन, सबसे ज्यादा स्ट्रेस में बाल गिरते हैं, तो बाल इज अ वेस्टिजियल ऑर्गन जिसका कोई काम नहीं है। तो जब भी बॉडी में कोई भी एनर्जी की कमी होती है तो सबसे पहले जो फूड जाना खत्म होता है वो बालों का होता है। तो वो 2 दिन में ऐसे आपके हाथों में आ जाते हैं, लेकिन आप उन बालों को देखेंगे उठा के तो उनकी जड़ देखिएगा, उन पे एक व्हाइटिश शीट होती है, जिसका मतलब है कि उस हेयर की ग्रोथ खत्म हो गई और वो बाहर आ गया, उसकी जड़ कहीं नहीं गई। जब आपका स्ट्रेस लेवल नॉर्मल हो जाएगा, जब 2-3 महीने में आपकी बॉडी में इनफ न्यूट्रिएंट आ जाएंगे, दोबारा वो बाल आने लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए खत्म हो गए, लेकिन स्ट्रेस ये करता है। तो स्ट्रेस को दूर करने के लिए, स्किन को हील करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत पड़ती है, मल्टीविटामिन की जरूरत पड़ती है, थोड़े से योगा की, थोड़े से डीप ब्रीदिंग की, थोड़ी सी मेडिटेशन की, सब चीज की जरूरत पड़ती है। देखिए थोड़ा थोड़ा ले लीजिए, घड़ा भर जाएगा और फिर काम हो जाएगा। छलकने ना दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा लीजिएगा। मैम ये तो हम लोगों ने ओवरऑल जो है बात की कि क्या क्या स्किन होती है, कितने टाइप की होती है, कैसे उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसके लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, उसका कारण क्या होता है, ये भी बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। कुछ ऐसे 5 से 7 टिप्स आप बताना चाहेंगे, क्योंकि अब हम बात करेंगे, लास्ट है क्योंकि समापन हो रहा है पॉडकास्ट का, कुछ टिप्स आप बताना चाहेंगे कि लाइक ये जरूर करो क्योंकि समर सीजन है, ये जरूर करो, ये जरूर करो, जरूरी है जो। अपनी स्किन के हेल्थ के लिए आपको उसको साफ रखना है, आपको उसको प्रोटेक्ट करना है, और आपने उसको रिपेयर करना है। तो साफ करने के लिए आप एक अच्छे से फोमी फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे। दोपहर को जब आप वापस आ रहे हैं तो उस वक्त आप एक टोनर, जैसे गुलाबरी या कोई भी गुलाब जल, उसका स्प्रे करके उसे सूखने दीजिए थोड़ी देर के लिए, ताकि जो भी सन से या बाहर से नुकसान हो गया है वो काफी हद तक भरपाई हो जाएगी। सुबह जब बाहर जा रहे हैं, बहुत धूप में नहीं जा रहे हैं, तो एक अच्छा सा मॉइस्चराइजर लगा के जाइए। दोपहर को जब वापस आ रहे हैं तब सिर्फ स्प्रे से आपका काम चल जाएगा। शाम को जब सब कुछ हो गया तो रात को बैठ के आपका बेड टाइम रूटीन होना चाहिए। मुंह धो लीजिएगा, आलस मत कीजिएगा। मुंह धोने के बाद अंडर आई अच्छे से मसाज कीजिए, बादाम ऑयल से मसाज कीजिए। एक कोई भी क्रीम, देखिए 40,000 की क्रीम ही काम करेगी ऐसा नहीं है, और 400 की नहीं करेगी ऐसा भी नहीं है, लेकिन कहीं बीच में रहिए। वो मिड वाली जो क्रीम है उसको हाथ पे लीजिए। क्रीम को पहले हमेशा हाथ पे लेके उसको मसलना चाहिए, बॉडी हीट से उसके चीजें एक्टिवेट होती हैं। उसके बाद अंदर से बाहर आपको लगाना है। जैसे मैंने आपको बोला कि स्किन में क्रीज होती है, तो सोचिए स्किन में भी क्रीज इस तरह है, तो आपको क्रीज को ही दूर करना है। ऐसे ऐसे मत कीजिए, नेक पे नीचे से ऊपर आता है। और ये बात मैं मेल्स को भी बोलना चाहूंगी कि स्किन आपकी भी ह्यूमन स्किन है। ये एरिया तो दाढ़ी से, बालों से दब गया, लेकिन ये तो ओपन है ना, तो प्लीज इस पे हल्की सी रिपेयर क्रीम रात को जरूर लगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कैसे करना है, क्रीम कैसे अप्लाई? पे हमेशा नीचे से ऊपर लगता है। नेक पे जो है स्किन में प्लेटिस्मा हम बोलते हैं, एक लेयर होता है, तो नेक पे ऐसे ऐसे नहीं लगता है, नेक पे नीचे से ऊपर लगता है। बाकी सब कुछ बाहर खींचना है, बड़ा सिंपल है। इनटू आउट, इनटू आउट, इनटू आउट। जो आप जो है वो कान के पास बांध, जब फेसलिफ्ट होता है, जब सर्जिकल फेसलिफ्ट होता है तो क्या करते हैं, स्किन को खींच के यहाँ पर स्टिच लगा देते हैं। तो वही आप मसाज से कर लीजिए। मतलब ऐसे नहीं करना है, यूं नीचे की तरफ नहीं खींचना है, सब कुछ इधर की तरफ जाना चाहिए, कान की तरफ पहुंचना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल फेशियल योगा पे बहुत अच्छे वीडियोस हैं, एक बार बैठ के देखिए। और वो बड़े सिंपल से प्रोसीजर्स हैं। फेशियल योगा में आपको सिर्फ आपकी मसल्स को एक्टिवेट करना बताया जाता है, उसको देखिए और उसको प्रैक्टिस कीजिए।
और जैसे भी गर्मी है, वीकली हम लोग घर पे होते हैं, तो क्या मतलब फेस पैक में क्या लगाएं? मुल्तानी मिट्टी सबसे अच्छा फेस पैक है। मुल्तानी मिट्टी वाला दूध मिला के, पानी मिला के? पानी मिला के दूध, मुल्तानी तो मिट्टी है ना, तो मिट्टी को खाली घोलना है कि वो एक तरह से लग जाए। लेकिन आजकल जो है बहुत अच्छे जार्स में भी पैक आ रहे हैं जिसमें क्ले पैक है, D10 पैक है, उसके अंदर वो कोजिक आर्बिट्रिक भी डाल देते हैं, तो वो भी अच्छे हैं। तो होना ये चाहिए कि एक संडे आपने मुल्तानी मिट्टी लगाई, दूसरे संडे आपने या शीट मास्क आजकल बहुत अच्छे आ रहे हैं। तो जो चीजें नए जमाने में रह रहे हैं तो खरीदिए भी, लगाइए भी। मैम ये जो रंग होता है खासकर हम देखें, मैम ये जो रंग होता है खासकर हम देखें तो हम पैदा होते हैं तो रंग साफ होता है, जब थोड़ी थोड़ी एज बढ़ती जाती है तो रंग जो है ढलने लगता है। ये मतलब ये ठीक होने का इसका कोई तरीका है? से गोरा होता है। और आपने काफी देखा होगा कि काफी बच्चे जो पैदा होते हैं तो उनके जहाँ पर एनिमल्स में टेल होती है, जैसे हम टेल बोन बोलते हैं, वहां पर एक नीला सा निशान होता है, मंगोलियन स्पॉट बोलते हैं, जिन्होंने बच्चे छोटे देखे होंगे, क्योंकि जो पिगमेंटेशन सेल्स हैं वो सेंटर से, स्पाइन से ऐसे माइग्रेट करते हैं। तो जब आप पैदा होते हैं तब तक आपका कलर पक्का नहीं हुआ होता, और फिर आप कैसा आपका जीवन चल रहा है। और बच्चे तो बेचारे स्कूल जाते हैं और जो आउटडोर गेम्स खेलते हैं, तो उसके साथ क्या करना है। तो ठीक है, टैनिंग अगर आप 2 हफ्ते तक उसका कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर क्लिनजिंग की और मुल्तानी मिट्टी की इसकी अहमियत आ रही है, तो वो काफी हद तक उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कुछ कर ही नहीं रहे तो वो यहाँ फिर वो आपका कलर पूरा चेंज हो। तो मतलब समय रहते हुए कर लेना चाहिए, स्किन केयर चाहिए ही चाहिए। चलिए, मुझे लगता है आज का समापन कर देते हैं। मैं स्विमिंग के बारे में एक बात जरूर करना चाहूंगी, बिकॉज आजकल स्विमिंग का मौसम शुरू हो गया है और माओ को बहुत रहता है कि बच्चा काला हो जाता है जब स्विमिंग के लिए जाता है। और मैम ये तो बड़ा कॉमन है ना, पानी से बाहर निकले और कलर चेंज। पर काले आप इसलिए होते हैं कि वो जो क्लोरीन है उस पानी में, वो आपकी स्किन को जो है ड्राई करती है और वो ड्राइनेस काली नजर आती है। तो ऐसा नहीं है कि पानी काला कर रहा है या धूप। पहली बात तो है कि धूप में तो करनी नहीं है, सबको पता है कि भाई सुबह करनी है या शाम को करनी है। जब आप स्विमिंग के लिए बच्चों को भेज रहे हैं तो वाटर रेजिस्टेंट सनस्क्रीन्स आती हैं, तो सनस्क्रीन का यूज खाली फेस और नेक पे कीजिए, बाकी बॉडी पे आप एक माइल्ड ऑयल, यहाँ पर बेबी ऑयल का बहुत अच्छा काम होता है, कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा काम करता है, पर बच्चों को कोकोनट ऑयल की स्मेल नहीं पसंद है, तो बेबी ऑयल लेके उसको पूरे चेहरे, पूरी बॉडी पे लगा दें। उससे क्या होगा कि वो पानी जो है वो आपकी स्किन के कांटेक्ट में नहीं आएगा, तो वो ड्राई नहीं करेगा। और उसके बाद दूसरी चीज, पूल से निकलते ही आप घूमने नहीं जाएंगे, आप वहीं पर शावर लेंगे और एक माइल्ड सोप एंड माइल्ड शैम्पू लेके वहीं पर शावर करके वो क्लोरीन को निकाल के नए कपड़े पहन के तब आप वापस आएंगे। और जो स्विमिंग कॉस्ट्यूम है उसको भी सिर्फ ऐसे ही सुखाने मत डाल दीजिए। ये सोचिए ना, इन सब में क्लोरीन का बिल्डअप होने लगता है, जब बिल्डअप होता है तो वो फिर स्किन को इरिटेट करने लगेगा। घर आइए माइल्ड डिटर्जेंट में, वो जो सर्दियों वाला था ना जिसमें आप ऊनी कपड़े कर रहे थे, उसमें स्विमिंग कॉस्ट्यूम को करके सूखने डालिए। तो ये अगर आप रेगुलरली करेंगे, थोड़ा सा तो रंग काला होगा बिकॉज वो टैनिंग होती चली जाती है, लेकिन ज्यादा नहीं हो। अच्छा, ये चीज बड़े लोग भी अप्लाई कर ले, क्योंकि स्विमिंग तो गर्मी में वो भी करते हैं। बिल्कुल, बड़े और छोटे दोनों। मैं तो माताओं की वो बता रही हूँ ना कि आजकल जैसे जैसे मैं बहुत सारे फॉर्म साइन करती हूँ स्विमिंग पूल के लिए, हमेशा डॉक्टर का फॉर्म साइन करना होता है, तो वो साइन करती हूँ, तो उसके साथ साथ ये तजवीज भी देती हूँ कि स्विमिंग अच्छी एक्सरसाइज है, कीजिए, लेकिन अपने आप को बचाइए। चलिए मैम, थैंक यू सो मच आज का इतना कीमती समय देने के लिए। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये रही आज के पॉडकास्ट में कि आपने बताया भी और हंसाया भी, एक के साथ 2 कॉम्बिनेशन मिल गए मुझे। देखिए, सवाल तो बहुत सारे हैं जहां में कुछ के जवाब हमें पसंद आए, कुछ हमने छोड़ दिए, तो जो आपको पसंद आए ले लीजिए, और जो ना समझ आए भावना को मैसेज कीजिएगा। मैं जवाब देना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन आप अगर जो मैसेज करेंगे, इस बात की भी श्योरिटी है कि शैला मैम को नेक्स्ट टाइम उन तमाम सवालों के साथ हम लोग बुलाएंगे कि भैया आप बिजी थी लेकिन अब आपको सवालों के जवाब देंगे। बिल्कुल, वी आर हियर टू गाइड यू। स्किन केयर जो है वो इलाज नहीं होता, वो गाइडेंस होती है। बिल्कुल, जैसे कि माँ बच्चों को गाइडेंस देती है कि अच्छे काम करने चाहिए, बुरे कर्मों से बचना चाहिए। थैंक यू सो मच मैम आज का समय देने के लिए, और आप सभी का भी शुक्रिया मुस्कुराते हुए इस पॉडकास्ट को देखने के लिए। धन्यवाद।